of our study circle on this today's webinar on the subject of new provisions regarding re-registration of trust. As you know, this provision was supposed to be applicable from 1st April 2020, but due to Corona, the government extended this provision and it is applicable from 1st April 2021, and the last date is 30th June. And on this subject, our Guruji is there. We requested him. Guruji accepted our invitation, and that's why he's here. And I also welcome our chairman Avinash Gupta ji, Central Council member Sanjeev Singhal ji, immediate past chairman Harish Chaudhary ji, and Prem Lata Bansal ji, Sunil Dhamija ji, Hemant Pava ji, Rajiv Kohli ji, Satish Goyal ji, P. Roy Chaudhary ji, former standing council of the department, or Sanjay Sharma ji. That's all. And all the attendee. Before I request our P. Roy Chaudhary ji to say something about our Guruji, I request all of you, please, there is a demand of our study circle since long कि गुरुजी को पद्म श्री मिलना चाहिए। अरे यार, और इसके लिए गुरुजी जब हम बड़ी कोशिश भी कर रहे हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है, कि जब प्रोसीजर पता करने में लगे तो वी केम टू नो दैट कि जिसको पद्म श्री मिलना है उसने पहले अपने आप को प्रपोज करना है, तब उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग शुरू होती है। तो गुरुजी अपने आप को प्रपोज करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी बाबा रामदेव जी ने भी हाँ भर दी है और उनका भी मानना है कि गुरुजी को पद्म श्री इस बार मिलना चाहिए। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि सब भी अपनी अपनी तरह से गुरुजी को मनाएं कि इस बार वो गुरुजी को पद्म श्री के लिए अपने आप को प्रपोज कराएं। एंड थैंक यू। बिफोर going to P. Roy Chaudhary, our Central Council member Sanjeev Singhal ji and Avinash Chaudhary ji, our chairman is here. I would like to request him kindly address our member for a minute. And over to Sanjeev Singhal ji first. Thank you राजेश भाई, thanks a lot। ये जो आपने प्रपोजल दिया है, ये रिक्वेस्ट तो हम सर से बहुत पहले से कर रहे हैं। अब ये प्रोसेस पता चला है कि सर को प्रपोज करना है, तो सर हमारी आपसे ये सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप क्योंकि ये मतलब खुद ही प्रपोज करना है तो सर्टेनली हम सब तो ये चाहते ही हैं, और पद्मश्री नहीं राजेश भाई, हम तो चाहते हैं कि सर को भारत रत्न मिले। तो उसका भी अगर कोई प्रोसेस है सेल्फ नॉमिनेशन का तो वो जरूर होना चाहिए। और सर मैं आपको ये भी एक सजेस्ट करूंगा कि आपकी बात क्योंकि काफी सुनी जाती है, और इस टाइम जैसे सब लोग कोरोना से बहुत बहुत बुरी तरह से इफेक्टेड हैं। इनफैक्ट मैं ज्वाइन करने में भी इसलिए देर हुआ, हमारे कई मेंबर्स को कहीं ना कहीं किसी सपोर्ट की जरूरत थी। तो सर अगर किसी भी तरह से हो सकता है, अगर हम गवर्नमेंट को किसी भी तरह से रीच आउट कर सकते हैं। आज ना बेड्स मिल रहे हैं, ना आईसीयू है, ना वेंटिलेटर्स हैं, तो अगर लॉकडाउन लगाना है या कुछ भी करना है, लेकिन आज जितनी बुरी हालत है, 30% का पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में, ये तो गवर्नमेंट मान रही है। एक्चुअली कितना है पता नहीं, एक्चुअली शायद उससे ज्यादा होगा। और अगले 30 दिन 45 दिन मुझे नहीं लग रहा है ये वेव अपनी पीक पे पहुंच के नीचे आएगी। तो सर क्योंकि आपकी बात काफी मायना रखती है इवन गवर्नमेंट सर्कल्स में, तो वहां पर भी सर इससे रिलेटेड भी, क्योंकि सर कहते हैं जान है तो जहान है, आपसे हमेशा हमें लर्निंग का सपोर्ट तो मिलता ही है। अगर इसमें भी अगर कुछ सर किया जा सके तो आई थिंक सर आज की वो भी एक बहुत बड़ी जरूरत है। तो राजेश भाई पद्मश्री तो सर को मिलना ही चाहिए, सर को एक्चुअली भारत रत्न मिलना चाहिए। और ये एक रिक्वेस्ट जो सर मैंने आपसे की है, ये भी सर आज के दिन की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि इतने मेंबर्स और इतने लोग इन जनरल अफेक्ट हो रहे हैं कि जिसका कोई काउंट नहीं है। सर मैं सर अभी इतना ही कहना चाहूंगा सर। थैंक यू। आज हमारे साथ हमारे चेयरमैन ऑफ NIRC अविनाश जी भी हैं। ही विल स्पीक ऑन हाउ टू फाइल द फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एंड व्हाट आर द बेसिक डिफिकल्टीज। तो अविनाश जी अभी आप गुरुजी के बाद ही बोलेंगे ना सर? नहीं सर, मैं कोई टेक्निकल टॉपिक बोलने नहीं आया आज, फिर भी आप आखिर में अलाउ करेंगे तो कुछ बात कर लेंगे। सर मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ हमारे सारे मेंबर्स को। सर with the regional council approval sir, we have started a NIRC COVID-19 task force, और इस टास्क फोर्स का हमने 2 दिन पहले गठन किया है, और हमारे पास मोर देन 300 क्वेरीज जो है मेंबर्स की आई, जिसमें बेड्स अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी या रेमडेसिविर मेडिसिन की अवेलेबिलिटी और कुछ RT-PCR टेस्ट वगैरह के
बारे में आया। और प्लाज्मा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें अभी हमारे पास 172 चार्टेड अकाउंटेंट या उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स है जिनको प्लाज्मा चाहिए। हम ऑलरेडी जो है लगभग 20-22 लोगों को ऑलरेडी अवेलेबल करवा चुके हैं। तो उसके लिए एक हमने कैंपेन शुरू किया है कि अगर आप ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं और उसके बाद आप ठीक हो चुके हैं और आपको 15 दिन हो गए हैं और 3 महीने से ज्यादा नहीं आए, तो मेरी रिक्वेस्ट है सर सबसे कि प्लीज कम फॉरवर्ड, आप हमें अपनी डिटेल हमें दें, ताकि आपके जो प्राइसलेस प्लाज्मा है उससे किसी और सीए भाई की या उसके परिवार में किसी की हम जान बचा सके। तो ये एक रिक्वेस्ट लेके मैं आज आपके सामने आया हूँ। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की कोई जरूरत है, चाहे वो बेड अवेलेबिलिटी के लिए है, मैं अश्योरेंस कुछ नहीं करता, बट हमारे हरीश चौधरी जी जो है इस टास्क फोर्स के कन्वीनर हैं, ऑलरेडी इन्होंने जो है 25-26 लोगों को बेड अभी तक कल और आज में अवेलेबल करा दी है। रेमडेसिविर मेडिसिन चाहिए या कोई और इंजेक्शन की जरूरत तो मैं उसको देख रहा हूँ, और अगर प्लाज्मा चाहिए तो हमारे गौरव गर्ग जी, मैं और हरीश जी, हम सारे इस चीजों को देखते हैं। तो अगर कोई हेल्प हम कर सकें NIRC की तरफ से, अपने पर्सनल लेवल की तरफ से, तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल। एंड दिस इज द रिक्वेस्ट टू यू कि सर प्लीज अगर आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं तो प्लीज कम फॉरवर्ड, लेट अस नो। आपका प्लाज्मा किसी सीए भाई के या उसके परिवार वाले के काम आएगा। सो दिस इज द ओनली रिक्वेस्ट दैट आई वांट टू मेक। और सर जहां तक रही पद्मश्री की, तो मैं तो सर के पीछे पड़ा हुआ हूँ कि सर कि वो आपको दिला के रहेंगे सर, और आपको मानना पड़ेगी, हमारी रिक्वेस्ट माननी पड़ेगी। और सर ये आपको जो है कराना है सर। जैसे ये थोड़ी सी वेव कम होती है तो मैं सर के पास जाके बैठ जाऊंगा और इनका सेल्फ नॉमिनेशन करा के रहूंगा सर। तो प्लीज सर ये माननी पड़ेगी आपको, वो हमारी रिक्वेस्ट। तो विद दिस, थैंक यू वेरी मच राजेश जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद our members. Thank you sir. राजेश जी 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं मैं। जो ये आपने बताया कि पद्मश्री के लिए खुद ही वो करना पड़ता है, तो मेरे ख्याल में सबसे बढ़िया ये है कि हम जितने मेंबर्स हैं तो हम सभी ये बोले कि मैं भी ग्रीस हाउजा, मैं भी ग्रीस हाउजा, मैं भी ग्रीस हाउजा। वेरी गुड सर, वेरी गुड, थैंक यू। एंड आई वेलकम रामदेव काकरा जी फ्रॉम कैलकाटा, और मैं भूल गया था सुनील जिंदल जी को एक्नॉलेज करने के लिए। थैंक यू सर। एंड नाउ आई request P. Raj Chaudhary ji. Before Chaudhary ji is a practicing advocate in Delhi High Court and practicing income tax, Benami and PMLA cases in Tribunal and High Court. He has also been a senior standing counsel of the Income Tax Department in Delhi High Court and a guest faculty for the IRS officer in the Training Institute of National Academy of Directors. This is the brief profile of today's our P. Raj Chaudhary ji. I request him kindly introduce our Guruji. Over to Chaudhary sir. Good afternoon, everyone. It's an honor for me today to introduce Dr. C. Girish Ahuja sir, from whom I learned the basics of taxation during my BCom honors days, and thereafter while attending his classes while I was pursuing CA as well. Well, we all know that sir is a postgraduate in commerce and a doctorate from DU and a chartered accountant. But perhaps what lot of us have not noted is that as on date, sir has completed more than 50 years in the profession, and which is so richly attained and superbly sustained. And I congratulate you, sir, for that. Congratulations for completing 50 years in the profession, sir. And sir, your lectures will be the ever-loving symbol and indeed the reality of you, your very self. Sir, I really do not know whether I should thank you or is it the gods that I should thank for the loveliness and enchantment of your genius, sir. A teacher whose words have given so exquisite a treasure to the students and professionals, sir. An exalted service that none of us has been able to perform in like measure, sir. Your lectures are unique and inimitable, and we'll always remember this, sir, and we cherish it, sir. So now, may I request you, sir, to take over and guide us on the issues of the provisions regarding the re-registration of a trust. Good evening to one and all. Central Council member, CA Sanjeev Singhal ji, Chairman of the Northern India Regional Council, CA Avinash Gupta ji, immediate past Chairman, Shri Harish Chaudhary ji, of course the founder of this study circle, जिसके यही प्रताप है, सब इतने लोग आते हैं, राजेश अग्रवाल जी, सुनील दमीजा जी, राजीव कोहली जी, और CP स्टडी सर्कल जो शास्त्री नगर के सतीश गोयल जी, of course P. Raj Chaudhary ji, Advocate Sanjay Sharma ji, Harish, Madam Premlata Bansal ji, I'm told she is also joined, Premlata Bansal ji, Hemant Pava ji, and of course Ramdev Kakra ji from Calcutta, and above all Karta of CA fraternity, Ashwini Jindal ji,
इनको तो मैं करता परमानेंट कर दिया है, ये करता ही रहेंगे, करता चाहे कुछ भी नहीं करता, करता फिर भी करता ही होता है। लेकिन ये तो बहुत कुछ करते हैं, ये तो बहुत कुछ करते हैं हम लोगों के लिए, तो इसलिए तो इनको करता कहा ही जाएगा। लीजिए, लेट मी टेल यू, rightly pointed out by Mr. Rajesh Agarwal, that this law was made applicable by Finance Act 20 and we was supposed to apply for re-registration or re-approval way back from 1st April 20 to 30th June 20. New form was supposed to be notified and it was supposed to be a simplified form and many other changes were supposed to be there. लेकिन वो postpone कर दिया गया था पहले till December, and then through that relaxation taxation law and other amendment relaxation provision act, तो इसको shift कर दिया गया था to the next year, that is from 1st April 21. Now, ये पौधा तो मैंने लगाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसलिए इतना गड़बड़ कर देगा. What really happened when we were redrafting the income tax law, जो अब आएगा पता नहीं आएगा, वो तो God knows. That time I had pointed out one thing, that people have got registration under 12A or approval under 1023C, उनके पास है, but they do not have registration certificate. हो सकता है 30 years पहले उन्होंने registration कराई, 40 साल पहले कराई, 20 साल पहले कराई, या तो registration certificate खो गया है, या torn हो गया है, या misplaced हो गया है, उनके पास available नहीं. But whenever there is a scrutiny assessment, the assessing officer insists this original certificate of registration or certificate of approval, and we don't have. Although we have registration number or approval number, but we don't have a certificate. तो एक काम कीजिए सर, एक बार सबको कहिए कि री-registration या री-approval के लिए अप्लाई कर दें, so that we can now give them digital number, unique code दे देंगे, identification code और UID देकर उनको ये permanent एक 16-digit अल्फान्यूमेरिक नंबर मिल जाएगा. ये हमने कहा. गए थे ईद मनाने, रोजे गले पड़ गए. I told them to let them apply once for all. लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं, कि ये जो एप्लीकेशन अब री-रजिस्ट्रेशन या री-अप्रूवल की देंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, that will be valid for a period of 5 years. पहले परमानेंट अप्रूवल होता था, परमानेंट रजिस्ट्रेशन, वंस ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन, वंस ग्रांटेड अप्रूवल, अनलेस एंड अंटिल इट इज कैंसिल्ड, इट वाज टेकन एज परमानेंट अप्रूवल, परमानेंट रजिस्ट्रेशन. लेकिन अब ये रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल विल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years. 5 साल के लिए वैलिड होगा जब आपको मिलेगा, और 5 साल के बाद आपको फिर रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है. एन एप्लीकेशन हैज टू मेड विद इन 6 months बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 5 years. मतलब 4.5 साल से पहले ही रिन्यूअल के लिए अप्लाई करते हैं. और जब आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेंगे तो पूरा प्रोसेस वही होगा जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन का पुराना होता था. आजकल नहीं, पूरे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे और पूरी बैलेंस शीटें और सब कुछ करना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा. लीजिए, ये मुझे नहीं पता था कि ये कर देंगे, लेकिन अब क्या, जरा ध्यान से सुनिए. इट हैज टू बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली. हुआ क्या है, 1023C जो सेक्शन है उसमें आपको अप्रूवल चाहिए होती है, रजिस्ट्रेशन नहीं होती, वहां अप्रूवल होती है. We call it as approval. And under section 12A, when you apply for application, go for registration, we call it as registration. So 12A में registration है और section 1023C में approval है. Now 1023C में approval कौन से institution के चाहिए? Institution covered under 1023C IV, V, VI, VIA. ये बताता हूं क्या है. उनके लिए अप्रूवल की जरूरत है, बाकियों के लिए अप्रूवल जरूरत नहीं. जो सेक्शन 1023C 3IAB में है, 3IAC में है, 3IAD में है और 3IAE में, सब क्लॉज 3IAB, AC, AD और AE, उनके लिए कोई अप्रूवल नहीं जरूरत होती. वो कौन से हैं? 1023 3IAB. Income of a university or educational institution not for making profit but for imparting education shall be exempt provided they are wholly or substantially financed by the government. Wholly or substantially financed by the government है तो आप 1023C 3IAB में आते हैं, आप educational institution. अगर आप hospital और medical institutions हैं
and you are wholly or substantially financed by the government, तो आप 3IAC में आते हैं। राजेश जी 3IAB और 3IAC में जो फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट है wholly या more than 50%, उस केस में हमें कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, कोई ऑडिट कराने की जरूरत नहीं होती, कोई 85% 15% नहीं होता, सिर्फ मैंडेटरी है। अदरवाइज कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई कॉर्पस नॉन कॉर्पस कुछ नहीं है, सब माफ है, सिर्फ रिटर्न ऑफ इनकम मैंडेटरी है। 3IAB और 3IAC। अब आया 3IAD और 3IAE, वही है इनकम ऑफ यूनिवर्सिटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूट नॉट फॉर मेकिंग एनी प्रॉफिट बट फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन whose gross receipt do not exceed। सुनिए, पहले 1 करोड़ था, अब 5 करोड़ हो गया सर। राजीव जी अब 5 करोड़ हो गया पहली तारीख से, वो पुराने साल में 1 करोड़ था, अब 5 करोड़ हो गया। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी और 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो आपको कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं देनी है, आपको पूरा एग्जामिनेशन मिलेगा, कोई रिपोर्ट नहीं देनी 10BB में, सिर्फ रिटर्न मैंडेटरी है। इसी तरह हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, उसकी ग्रॉस एसेट अगर 5 करोड़ से ऊपर नहीं है तो आपको नहीं देनी। लेकिन ये भी पता है अगर वो ट्रस्ट एजुकेशन भी कर रहा है और हॉस्पिटल भी है तो उन दोनों में दोनों मिलाकर 5 करोड़ है, अलग अलग 5 करोड़ नहीं है। ये उन्होंने प्रोवाइजो डालकर क्लियर कर दिया था, ये दोनों मिलाकर 5। और ये भी कह दिया ये पर ट्रस्ट है, पर पर्सन है, पर इंस्टीट्यूशन नहीं है। पहले पर इंस्टीट्यूशन 1 करोड़ होता था, अगर एक ट्रस्ट के नीचे 5 इंस्टीट्यूशन है, 4 इंस्टीट्यूशन है, तो पर इंस्टीट्यूशन का अगर 1 करोड़ से कम था तो माफ होता था। अब इन्होंने पर इंस्टीट्यूशन नहीं लिखा, पर पर्सन रनिंग दैट इंस्टीट्यूशन, तो वो 1 करोड़ 5 करोड़ हो गया, उनको कुछ नहीं करना। अब करना किसको है? एक तो जो VI में आते हैं, VI में कौन आते हैं? हॉस्पिटल सॉरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ग्रॉस एसेट एक्सीड 5 करोड़। VIA में कौन से आते हैं? हॉस्पिटल मेडिकल इंस्टीट्यूशन ग्रॉस एसेट एक्सीड 1 करोड़। और एक आ गया IV जो 4 और 5 छोड़ दिया, वो सर्टन नोटिफाइड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन थे जो 1023C IV में आते हैं, और सर्टन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थे जो 1023C V में आते, ये अप्रूव्ड थे। इन सबको अब जो 1023C IV में है, V में है, VI में है, VIA में है, दोबारा अप्लाई करना है। मैं इसका नाम रख रहा हूं री अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन देनी है। पहली बात समझ में आ गई? री अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन देनी है फॉर्म 10A में, नया फॉर्म 10A देना है, पुराना फॉर्म 10A नहीं चलेगा। पहले ये देखिए 10A में री अप्रूवल वर्ड यूज कर रहा हूं, री अप्रूवल। अगर आप 12A में रजिस्टर्ड थे, आप 12A में रजिस्टर्ड थे, आपके पास रजिस्ट्रेशन थी, तो आपको वहां तो कोई लिमिट ही नहीं है, 1 रुपया भी आपका रिसीट है तो भी वहां पर भी आपको फॉर्म 10A भरना है फॉर री रजिस्ट्रेशन। तो ये सबको अविनाश जी, ये सबको 30 जून तक अप्लाई करना है फॉर्म 10A। जरा ध्यान से सुनना सर, ये है रिन्यूअल ऑफ अप्रूवल एंड रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन। पहला पॉइंट तो ये हो गया। रुकिए जरा आप ध्यान से सुनिए। जब फर्स्ट टाइम अप्रूवल के लिए अप्लाई करना है आपने, फर्स्ट टाइम, तो उसके लिए भी फॉर्म 10A है, उसके लिए भी फॉर्म 10A है। सो 10A फॉर्म 1023C के 2 सेक्शंस के लिए आता है, एक रिन्यूअल ऑफ अप्रूवल, दूसरा फर्स्ट टाइम अप्रूवल। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्रूवल करेंगे राजेश जी, तो आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनल अप्रूवल मिलेगा। प्रोविजनल अप्रूवल आपको परमानेंट नहीं मिलना है, प्रोविजनल अप्रूवल मिलेगा, वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स। उसके लिए भी फॉर्म 10A है, वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स। लेकिन आपको कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी चैरिटेबल हो गई तो विद इन 6 months ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी और बिफोर 6 months ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ 3 years आपको रेगुलर अप्रूवल के लिए अप्लाई करना है। सो रेगुलर अप्रूवल के लिए अप्लाई कब करना है? जब आपको प्रोविजनल मिल चुका है और प्रोविजनल मिलके आपने चैरिटेबल एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, तो विद इन 6 months ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द चैरिटेबल एक्टिविटी या एटलीस्ट 6 months प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ द एक्सपायरी ऑफ 3 years, उसके लिए आपको दोबारा रेगुलर अप्रूवल के लिए अप्लाई करना है। सर रेगुलर अप्रूवल के लिए आपको ये फॉर्म 10A नहीं लगता है,
वो फॉर्म 10AB लगेगा। और एक और, ये तो 10AB कब लगेगा? जब रेगुलर अप्रूवल के लिए, और एक 10AB और लगेगा जब 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे और आपको री अप्रूवल को रिन्यूअल कराना है, तो उस केस में भी आपको 10AB में अप्लाई करना है। सो 10AB में, सो पहले बता दूं, अगर आप 1023C के लिए ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं तो फॉर्म 10A भरना है। नंबर 2, फर्स्ट टाइम अप्रूवल के लिए जा रहे हैं तो फॉर्म 10A भरना है। ठीक है सर। अब दूसरी बात, रेगुलर अप्रूवल के लिए अप्लाई करेंगे, रेगुलर अप्रूवल के लिए मतलब आफ्टर प्रोविजनल, फॉर्म 10AB भरना है। रिन्यूअल आफ्टर 5 ईयर वाला करेंगे, फॉर्म 10AB भरना है। ये 1023C का हो गया। आइए अब हम 11-12 में जाएं। हमको अप्लाई करना है सेक्शन 12A सबसेक्शन 1 क्लॉज AC में। क्या? रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है तो उसके लिए भी एप्लीकेशन की डेट वही है, अप्रैल टू 30 जून, और उसके लिए फॉर्म भी वही है 10A। सर उसके लिए भी फॉर्म 10A है, रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन। वहां बढ़ता रिन्यूअल अप्रूवल या रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन। एंड सेकंड पॉइंट, अगर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो राजीव जी उसके लिए भी फॉर्म 10A है, उसके लिए भी फॉर्म 10A है। अगर 12A में जा रहे हैं, फॉर्म 10A कॉमन है 1023C के लिए भी और 12A के लिए भी, लेकिन वहां सेक्शन कोड अलग अलग लिखना है। वो सब चीजें वहां पर इंस्ट्रक्शन में दे रखी है फॉर्म 10A के, कि कौन सा सेक्शन डालना है, कौन सा कोड डालना है, किस कोड के अंडर आप अप्लाई कर रहे हैं। 1 है कि 2 है कि 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 10, 12 तक है। वो यही है कि आप कौन से क्लॉज में अप्लाई। सो प्लीज, ये आ गया 10A। अभी रुकिए, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये तो मैंने आपको 2 रूल बता दिए। एक रूल 2C जो चेंज हुआ, जिसमें 10A और 10B में अप्लाई करना था, और रूल 17A चेंज हुआ जिसमें 12AC के लिए अप्लाई करना है। लेकिन अब आगे सुनिए जरा, अगर आपने फर्स्ट टाइम अप्रूवल लेनी है तो भी मैंने आपको कहा फॉर्म 10A है, और अगर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन लेनी है तो भी फॉर्म 10A है। लेकिन वो अप्रूवल इधर अप्रूवल है, इधर रजिस्ट्रेशन है, लेकिन वो परमानेंट अप्रूवल या रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी, वो प्रोविजनल अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन मिलेगी। ये क्लियर हो गया। अब आया सर 5 साल के बाद आपको दोबारा रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है। राजेश जी, चाहे आप 1023C में हैं या रजिस्ट्रेशन 11-12 में है, 5 साल के बाद रिन्यूअल करना है, 6 महीने पहले 4.5 साल से पहले, उसके लिए फॉर्म 10AB है, फॉर्म 10AB है। और दूसरी बात, आपको फर्स्ट टाइम अप्रूवल जब मिल जाए तो आपको रेगुलर अप्रूवल के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए भी फॉर्म 10AB है, उसके लिए भी फॉर्म 10AB है। रिन्यूअल के लिए फॉर्म 10AB, चाहे वो 1023C में है, चाहे आप 11-12 में है। रेगुलर अप्रूवल आफ्टर द प्रोविजनल अप्रूवल, फॉर्म 10AB, या आप 1023C में है या 11-12 में। आगे सुनिए जरा, अगर आप 12AB में है, 12A में रजिस्टर्ड है, और आपने कोई ऑब्जेक्ट आपने मॉडिफाई कर दिए, कोई ऑब्जेक्ट आपने उस चेंज कर दिए, उसके लिए भी आपको दोबारा अप्लाई करना है विद इन 30 days ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। उसके साथ ऑब्जेक्ट की कॉपी लगानी, उसके लिए भी फॉर्म 10AB है। 10AB, 10A नहीं है, 10AB है। और कई बार आपका इनऑपरेटिव कर दिया जाता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अंडर 11(7), उसके लिए भी फॉर्म 10AB है। ये सर 10AB आया। अब आया 80G के लिए भी 10A और 10AB है। अगर आप 80G सबसेक्शन 5 क्लॉज BI में जो सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल आपको मिला हुआ है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 80G का डोनेशन का, उसको भी दोबारा अप्लाई करना है। कौन से फॉर्म में सर? उसकी डेट भी वही अप्रैल टू जून, और उसका फॉर्म भी 10 है, उसका भी फॉर्म 10A है। सेम फॉर्म है 80G के लिए भी 10A। और एक और सुनिए, अगर आपको फर्स्ट टाइम अप्रूवल 80G में लेनी है, फर्स्ट टाइम अप्रूवल 80G में लेनी है, तो भी 10A में डालना है।
और जब आपको रिन्यूअल करानी है अप्रूवल की 5 साल के अंदर, या रेगुलर अप्रूवल ATG के लेनी है, उसके लिए भी फॉर्म 10AB है। आप नोटिस कर रहे हैं, ये सबके लिए एक ही फॉर्म है। इतना कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म बना दिया कि आदमी पागल हो जाएगा। आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़नी पड़ेगी और हर इंस्ट्रक्शन में लिखा है क्या क्या करना है। और एक और सुनिए, जो साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च या सोशल साइंसेज के लिए रजिस्टर्ड है, उनको भी दोबारा अपना अप्रूवल लेना है, उसके लिए भी फॉर्म 10A है। और रिन्यूअल और फर्स्ट टाइम के बाद उसका भी फॉर्म 10AB है। तो सबके लिए 10A 10AB है। पहले हम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की बात कर लेते हैं और बाकी ATG के लिए बाद में बात करते हैं। सुनिए, अब आपने रिन्यूअल के लिए अप्लाई नहीं करना, आप क्या करने जा रहे हैं? फर्स्ट टाइम अप्रूवल के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं या रजिस्ट्रेशन के लिए, या री अप्रूवल, जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है, री अप्रूवल या री रजिस्टर्ड कराने हैं। फॉर्म 10A कब तक भरना है सर? 30 जून तक भरना है। उसके अंदर कई डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? वेयर यू आर एस्टेब्लिश्ड और क्रिएटेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ क्रिएटेड या एस्टेब्लिश थे, तो सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट आपको अटैच करना है। मतलब इंस्ट्रूमेंट कहाँ रजिस्टर्ड थे? अरे कहीं तो आप होंगे ना, वो इंस्ट्रूमेंट जो भी आपकी डीड है या मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर सेक्शन 8 कंपनी है, या ट्रस्ट डीड है, या सोसाइटी का चार्टर है, तो वो जो आपने क्रिएट किया उसकी मैंने क्या बोला? सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बाय विच यू वर क्रिएटेड और एस्टेब्लिश्ड। अगर आपका कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, उस इंस्ट्रूमेंट में क्रिएट नहीं हुए, कोई पुराने इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप लगाइए, कौन सा डॉक्यूमेंट है विच एविडेंस दैट यू वर क्रिएटेड और एस्टेब्लिश्ड अंडर दैट डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट की सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी देनी है। सो मैंने क्या बोला आपको? पहले तो सर्टिफाइड सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जहां आप रजिस्टर्ड हुए थे, सॉरी, जो अगर आप सोसाइटी है तो उसकी जो वो देनी। सेकंड पॉइंट, ये तो आपको लगाना है साथ में सेल्फ सर्टिफाइड। अब आपने, आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है अंडर सेक्शन 12 और 1023C, अगर पहले अप्रूवल है तो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रेशन जो लगा हुआ था वो लगा। आप FCR में रजिस्टर्ड है, FCRA में, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, तो उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर और पूरी डिटेल की एक सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी लगानी है। आप सेक्शन 28 कंपनी है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का नंबर और कॉपी लगानी है। अगर आप ट्रस्ट में रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रेशन जो ट्रस्ट डीड की कराई पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट में, उसकी कॉपी लगानी है। अगर आप सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो रजिस्ट्रार और फॉर्म और सोसाइटी ने दिया वो उसकी पूरी डिटेल साथ में देनी है। सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी कि कब रजिस्ट्रेशन मिला और क्या नंबर है उसकी कॉपी लगानी। अगर आप आगे चलिए, आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट, अगर कोई रिजेक्शन हो चुकी थी, पहले आपने अप्लाई किया था या रजिस्ट्रेशन ये कैंसिल हुई थी, उसकी कॉपी लगानी है अगर आपने करना है। अगर आपने, सुनिए, आप कोई 11(4) का बिजनेस कर रहे हैं जो, तो 11(4) या 4A में आपका कोई इंसिडेंटल बिजनेस है, तो उस केस में अगर आपकी एग्जिस्टेंस मोर देन 1 ईयर है तो पिछले 3 साल के फाइनेंशियल अकाउंट्स उस बिजनेस के लगाने हैं जो सेपरेट है। और वैसे भी आप एक एग्जिस्टेंस में हैं अगर मोर देन 1 ईयर, तो आपको फाइनेंशियल अकाउंट्स नॉर्मली ट्रस्ट के भी लगाने हैं सारे। ये सारे डॉक्यूमेंट, और एक और डॉक्यूमेंट, ए नोट ऑन दी चैरिटेबल एक्टिविटी ऑफ द ट्रस्ट, ये सारे के सारे कागज साथ में अटैच करके फॉर्म 10A भरना है। ये क्लियर हो गया? किसी को क्वेरी हो तो पहले यहाँ पूछिए, नहीं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी लेटर। तो पूछ लीजिए कोई पहले, ये एप्लीकेशन मैंने किसमें दी है, या तो 1023C में दी है फॉर री अप्रूवल या फर्स्ट टाइम अप्रूवल। फर्स्ट टाइम अप्रूवल में तो आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे ही नहीं अगर मोर देन 1 ईयर नहीं है तो सिर्फ आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा सोसाइटी का या ट्रस्ट का, या आपके पास इंस्ट्रूमेंट होगा,
आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन तो है नहीं अंडर द लॉ ऑफ द एक्ट, और फिर आपको ये, और आपके पास कोई अगर फर्स्ट टाइम अप्रूवल है और आपकी एग्जिस्टेंस मोर देन 1 ईयर थी, तो आपको फाइनल एनुअल अकाउंट्स भी लगाने पड़ेंगे, एनुअल अकाउंट्स भी लगाने। ये अप्लाई करना है चाहे आप 1023C में है या 1112 में है। फर्स्ट टाइम अप्रूवल या री अप्रूवल और री रजिस्ट्रेशन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स लगाकर ऑनलाइन आपको रजिस्टर कर एप्लीकेशन डालनी है। द एप्लीकेशन शुड बी डिजिटली साइन। इफ यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल a return of income under digital signature, then it should be digitally, it should be electronically filed, digitally filed. Otherwise, electronic verification कोर्ट से जाएगी और सिग्नेचर वही करेगा जो सेक्शन 140 में एप्लीकेशन जो वेरिफिकेशन करता है रिटर्न फाइल करने की, वही सिग्नेचर करते हैं। ये क्लियर हुआ? आपने अप्लाई कर देना है। यहां तक कोई क्वेरी हो तो पूछिए, उसके बाद मैं बताऊंगा अप्लाई करने के बाद क्या है। एक क्वेरी है कि जो फॉर्म 10A भरना है वो 12A और 80G के लिए अलग अलग भरना है या एक ही फॉर्म भरना है? बिल्कुल अलग अलग भरेंगे, क्योंकि दोनों का कोड भी अलग अलग है, दोनों की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है। एक ही फॉर्म में 10A और सॉरी एक ही फॉर्म में 12 और 80G की नहीं होगी अप्रूवल, नहीं, अलग अलग फॉर्म। हाँ, इधर आप, क्योंकि अब आप 1023C या 1112 दोनों में से एक में जा सकते हैं, उसके लिए 10A फॉर्म, वो एक ही फॉर्म है। अगर 1023C में तो भी 10A है, अगर 1112 में तो भी 12A है, लेकिन एक ही जगह जा सकते हैं, दोनों में नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप 80G5 के लिए अपना रिन्यूअल करा रहे हैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, या फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं 80G के लिए, तो प्लीज नोट उसके लिए सेपरेट फॉर्म 10A भरना है। उसकी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है, उसमें आपको ये अलग फॉर्म भरना है, ये मैं आपको बता दूं। उसके लागत आपके अकाउंट्स नहीं मांगे जाते, उसमें कई चीजें नहीं है। 11.4 के अकाउंट्स नहीं माने जाते, 11.4A के अकाउंट्स नहीं माने जाते, बाकी चीजें देनी है। तो 80G सेपरेट के लिए फॉर्म वही है, सेपरेटली एप्लीकेशन। 1112 या 1023 के सेपरेट एप्लीकेशन आपको देनी है। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन वगैरह की रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उसके लिए भी फॉर्म यही है, लेकिन सेपरेट एप्लीकेशन है, सेपरेट एप्लीकेशन है। ये मान लीजिए कि 1023C 1112 के लिए वही फॉर्म है और एक ही फॉर्म लगेगा, क्योंकि 1023C में मिलेगी या 12 में मिलेगी, दोनों में मिल नहीं सकती, इसलिए फॉर्म एक ही है। लेकिन आप 1023C या 1112 के साथ साथ 80G भी जा रहे हैं, तो 80G के लिए सेपरेट एप्लीकेशन होगा फॉर्म 10A ही। और आप वो कोई चैरिटेबल है, वो कोई साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, तो उस केस में आपको अलग फॉर्म 10A भी भरना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ूं। जी सर। और कोई क्वेरी है राजेश जी? क्वेरीज तो सर 20 आ चुकी हैं। हम मोटी मोटी पूछिए ना, इससे रिलेटेड है, नहीं तो भूल जाएंगे। ये फॉर्म बहुत जरूरी है 30 जून तक भरना। सर एक चीज पूछनी थी, अगर जैसे पहले 12A भी और 1023C भी है, तो अभी एक में ही जाना है? एक में यू कैन अप्लाई अंडर वन ओनली। अगर एक ट्रस्ट जो है वो स्कूल भी चलाती है और अदर एक्टिविटी भी है उसके अंदर, चैरिटेबल रिलीफ टू द पुअर जैसे है, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। तो 1023C मिलना ही नहीं चाहिए था। 1023 तो एक्सक्लूसिवली एजुकेशनल हॉस्पिटल के लिए, तब तो मिलना ही 12 में था, क्योंकि 12A में तो होता है रिलीफ टू द पुअर, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ, योगा, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, वहां बहुत एक्टिविटीज हैं। सेक्शन 1023 में तो या तो एजुकेशन है या हॉस्पिटल, तो मिला ही गलत हुआ था। अब तो आपको 12A में ही जाना, 12A में सबसेक्शन 1 क्लॉज AC में जाना। सर मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन है। हाँ, मिक्सचर है ऑब्जेक्ट्स की एक्टिविटी, वहां पर 12A में ही जाना चाहिए। वो 12A ही जाएगा। जो मिक्सचर है वो कभी भी नहीं 1023C में जाना चाहिए, वो तो 12A में ही जाएगा। हाँ बोलिए जी। नवीन खेरवाल जी पूछ रहे हैं, व्हाट इफ द ट्रस्ट डोंट रजिस्टर बिफोर 30/6/2021, विल 115 TD अप्लाई और कैन वी गो फॉर कंडोनेशन? कोई कंडोनेशन, ये हम हमेशा लास्ट डेट में डेट एक्सटेंड हो रही है। अरे कोई डेट वेट एक्सटेंड नहीं होनी, पूरा 1 साल एक्सटेंड हो गया।
कुछ नहीं होना, आपको आज ही अप्लाई कर दीजिए, इंतजार क्यों कर रहे? व्हाई आर यू वेटिंग? फॉर्म आ चुका है, अप्लाई करना है, अप्रैल का महीना है, जून तक अप्लाई करना है, कागज इकट्ठे करिए और अप्लाई कर दीजिए। नहीं, वो रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं मानी जाए, वो री अप्रूवल नहीं देंगे, री रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। फर्स्ट टाइम अप्रूवल में प्रॉब्लम नहीं है भाई, फर्स्ट टाइम अप्रूवल तो आप जब चाहेंगे ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको अप्रूवल 1 अप्रैल 21 के लिए चाहिए, 1 अप्रैल 21 के लिए, तो फर्स्ट टाइम अप्रूवल आपको अप्लाई करनी ही पड़ेगी 30 जून तक। सर नहीं तो 1 month बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द चैरिटेबल जो होता है ना, 1 month बिफोर द ट्रस्ट वाज एस्टेब्लिश, जिस साल ट्रस्ट एस्टेब्लिश हुआ 1 month बिफोर होता है, उस दिन तक आपको फर्स्ट टाइम अप्रूवल के लिए अप्लाई करना होता है। लेकिन री अप्रूवल, री रजिस्ट्रेशन तो आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, 30 जून तक करना ही पड़ेगा। और अगर आप 1 अप्रैल 2021 से अप्रूवल चाहते हैं फर्स्ट टाइम, तो आपको 30 जून तक करना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर चैरिटेबल ट्रस्ट जब नया शुरू होता है 1 महीना पहले आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो ये बात ध्यान रखिए, मैं बता रहा हूँ, कोई एक्सटेंशन होने के चांस नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, बैलेंस शीट और ऑडिटर रिपोर्ट 3 साल की लगानी है या 1 ही साल की? अगर आप इन एग्जिस्टेंस मोर देन 3 years है तो 3 साल की लगानी है, अगर 2 साल के लिए तो 2 साल की लगानी है, 1 साल के लिए तो 1 साल की लगानी है, मैक्सिमम 3 years। और जो ऑलरेडी अप्रूव्ड रजिस्टर्ड हैं, उन्होंने तो ऑलरेडी बैलेंस शीट उनके पास है, उनको तो कुछ भी नहीं करना है सर, उसमें तो कुछ भी नहीं करना, उनके पास ऑलरेडी हैं, वो दे देंगे अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, where existing trust on date is applied for renewal using 10A, then after 5 years it is renewed, will be 10A or 10AB? अभी तो 10A में जाना है, जब रिन्यूअल के लिए जाना है या रेगुलर अप्रूवल के लिए जाना है तो 10AB है, वो काम आएगा बाद में, अभी नहीं आएगा। कब आएगा? जब आपको री रजिस्टर, री अप्रूवल, री रजिस्ट्रेशन मिल गई तो 5 साल तक के लिए इंतजार कीजिए एक बार, और 5 साल मतलब 6 महीने पहले, 4.5 साल से पहले आपको अप्लाई करना है 10AB में। लेकिन अगर आपको फर्स्ट टाइम अप्रूवल मिल गई वो तो 1 महीने में मिल जाएगी, और अगर आपकी चैरिटेबल एक्टिविटी ऑलरेडी स्टार्टेड है तो 6 months आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी आपको रेगुलर अप्रूवल के लिए अप्लाई करना है। रेगुलर अप्रूवल के लिए 6 महीने ऑफ कमेंसमेंट, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, 6 महीने ऑफ कमेंसमेंट ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी आपको रेगुलर मिल गया, फर्स्ट टाइम मिल गया, 6 महीने के अंदर चले जाएंगे। अगर आपको नहीं है तो मैक्सिमम पीरियड 3 साल है, तो 2.5 साल से पहले रेगुलर अप्रूवल के लिए अप्लाई कर। लेकिन अगर चैरिटेबल एक्टिविटी कमेंस कर चुके हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको रेगुलर अप्रूवल के लिए दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा 10AB में। अभी तो आप 10A में अप्लाई करेंगे फर्स्ट टाइम अप्रूवल, जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा। प्रोविजनल के बाद आपको रेगुलर के लिए 6 महीने ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एक्टिविटी और एटलीस्ट 6 months बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 years आपको दोबारा अप्लाई करके रेगुलर अप्रूवल लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव नॉट रजिस्टर्ड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एनीवेयर other than having trust deed under trust act, then what will be registration number? मैंने आपको बोला था ना, अगर आप क्रिएटेड बाय एनी अदर इंस्ट्रूमेंट हैं तो आपको दे दीजिए आपकी वो इंस्ट्रूमेंट की कॉपी, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो दे दीजिए, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाइए। लेकिन ये फर्स्ट टाइम अप्रूवल होने वाला है, क्योंकि आप इंस्टीट्यूट आपने इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो ये फर्स्ट टाइम अप्रूवल होगा और आपको प्रोविजनल मिलेगा। एक चीज और बता दूं, कई लोग मुझे कह रहे हैं सर हमने 2021 में अप्लाई कर रखा है रजिस्ट्रेशन के लिए या अप्रूवल के लिए, अगर आपको मिल चुका है 31 मार्च 21 तक तो भी आपको दोबारा करना पड़ेगा री अप्रूवल, री रजिस्ट्रेशन। अगर आपको नहीं मिला है तो सबसेक्शन 2 कहता है डोंट वरी, आपको वो जो पुरानी एप्लीकेशन है वो ये मर्ज हो जाएगी और आपको परमानेंट अप्रूवल नहीं मिलेगा, फर्स्ट टाइम अप्रूवल मिलेगा। और वो कौन सा होगा? प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन या प्रोविजनल अप्रूवल। अगर आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी पेंडिंग है तो आपको नई एप्लीकेशन नहीं देनी, लेकिन आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग थी, उसका रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल मिल चुका है और वो 31 मार्च 21 तक मिल गया है, तो भी आपको दोबारा अप्लाई करना ही करना है, चाहे आपको अभी महीना पहले ही रजिस्ट्रेशन मिला हो तो भी री अप्रूवल, री रजिस्ट्रेशन कराना है। Sir, next question, if ITR not filed by unregistered trust, then it can apply for registration or not? पिछले 6 साल के केस खोल देंगे, अब तो 3 साल के हो जाएंगे, वो तो खोल सकते हैं अगर चाहें तो। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2
क्लॉज 10 लगता है कि अगर आप 50,000 से ऊपर की डोनेशन है और आपको वो पूरी की पूरी ग्रॉस रिसीट टैक्सेबल होती है, तो उस केस में तो पुराने केस खोल सकते हैं 148 में, जो 3 साल का पीरियड है अब। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू ऑल दोस ट्रस्ट हु आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA? बता तो दिया आपको, वो कहाँ है रजिस्टर्ड? 12 उसमें है क्या? 1023C में। अगर वो नहीं है तो अनरजिस्टर्ड है, तो वो फर्स्ट टाइम अप्रूवल के लिए होगा। अगर वो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है तो फर्स्ट टाइम अप्रूवल होगा। सतीश जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए सतीश जी। सर आपने कहा कि जो अभी अनरजिस्टर्ड है, इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ, और उनको कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज के विद इन 6 मंथ्स अप्लाई करना है। अब बहुत सारे ऐसे अनरजिस्टर्ड हैं जिन्होंने ऑलरेडी कमेंस तो कर रखा है, छोटी मोटी एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। पहले आपको प्रोविजनल मिलेगा, प्रोविजनल तो मिलेगा, लेकिन जो 6 महीने वाला, फिर अप्लाई कर दीजिए रेगुलर अप्रूवल। हाथ की हाथ कर दे, मतलब पहले प्रोविजनल मिलते ही लीजिए, वो 1 महीने में आ जाएगा, और उसके बाद फिर दोबारा अप्लाई कर दीजिए रेगुलर अप्रूवल। तो ये 56 वाला उसमें भी होगा। हाँ, पर 56 लगेगा उसमें। तो प्रोविजनल ही मिलना है, उसके बाद आपको रेगुलर मिलेगा। राइट, वो ठीक है सर। क्वेश्चन ये है वो 6 महीने वाले का क्या करेंगे? 6 महीने तो ऑलरेडी वो 2 साल से कर रहे हैं, मान लो। 6 मंथ्स कह रहे हैं ना, विद इन 6 मंथ। आप अगले दिन अप्लाई कर दीजिए मिलने के बाद। अरे आप अगले दिन अप्लाई कर दीजिए, विद इन 6 मंथ्स कहा है? पहले प्रोविजनल मिला है, अब रेगुलर के लिए दोबारा अप्लाई कर दीजिए। 10A कमेंसमेंट ऑलरेडी है आपकी, चैरिटेबल एक्टिविटी कर दीजिए, मना कोई नहीं कर रहा, लेकिन इमीडिएटली पहले तो प्रोविजनल ही मिलना है। पहले आपको परमानेंट नहीं, वो नहीं मिलेगा रेगुलर, फिर आप रेगुलर के लिए अप्लाई कर देंगे, और रेगुलर के लिए अप्लाई 10AB में करेंगे, और फर्स्ट टाइम के लिए 10A में करेंगे। राइट सर। How can be applied for re-registration through login ID? What is login ID? क्या आपको अप्लाई करना है? उसके लिए वो पोर्टल में जाना है, CPC का वो बना दिया, उस पर जाकर आपको ये फॉर्म 10A अप्लाई को करा देना। 10A ID के थ्रू जाना पड़ेगा, फाइल करना है, और डिजिटली सिग्नेचर, इफ योर रिटर्न वाज सपोज्ड टू बी साइंड डिजिटली, अदरवाइज आपको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करके EVC कराना, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, और साइन वही करेगा जो साइन रिटर्न ऑफ इनकम का करता है, जिसको पावर है वहां। If we are registered under 12A, whether now we can go for 1023C? पहले तो भैया आपने 1023 में पहले किया नहीं है, अभी तो 12A में जाइए, और 12A में जाकर पहले कर लीजिए, फिर दोबारा अप्लाई कर दीजिए 1023C। लेकिन अभी आपको सीधा 1023C नहीं मिलेगा, वो फिर फर्स्ट टाइम अप्रूवल हो जाएगी। पहले री रजिस्टर कराइए, फिर ऑप्शन है चेंज करने, आप ऑप्शन कर सकते हैं चेंज बाद में। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज ए मंदिर व्हिच हैज कलेक्शन फ्रॉम डिवोटी इन द बॉक्स केप्ट इन द मंदिर एंड हैज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आल्सो, एप्लीकेशन हैज टू बी अंडर सेक्शन 12 और एनी अदर सेक्शन? रिलीजियस के लिए तो हमेशा 12 ही नहीं है, रिलीजियस तो आता ही नहीं है 1023C में। 1023C तो सिर्फ वो आते हैं जो स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, या नोटिफाइड रिलीजियस ट्रस्ट है, ये वो नहीं है। इसको तो 12A में ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है तो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जाना पड़ेगा, और आपको 30 डेज में मिल जाएगी। लेकिन वो पुराने अकाउंट्स में आपसे मांग सकते हैं कि ये आपने इनकम क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि 1/4/2017 के बाद कोई भी ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है, और उसके बाद 50,000 से ज्यादा डोनेशन आती है एग्रीगेट, वेदर फ्रॉम 1 और मोर देन 1 पर्सन, तो उसको 56(2)(10) में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एंटायर अमाउंट टैक्सेबल होता है, एंटायर अमाउंट टैक्सेबल, ग्रॉस रिसीट। नेक्स्ट सर, क्या बैलेंस शीट 31/3/2021 की लगानी जरूरी है, जबकि ऑडिट टाइम अभी है? सर देखिए, 31/3/2021 की तो अभी बनी नहीं है, वो तो कोई जरूरत ही नहीं है। 20 और उससे पहले की लगाइए। आप अप्रैल में अप्लाई कर रहे हैं तो कहां से बैलेंस शीट लगा देंगे स्टेटमेंट, उससे पहले की लगाइए। कैन बी अप्लाई साइमल्टेनियसली, वो तो 10B सर्टिफिकेट भी चाहिए, वो नहीं चाहिए। हाँ जी, कैन बी अप्लाई साइमल्टेनियसली रिन्यूअल फॉर 12A एंड 80G और वेट फॉर रिन्यूअल ऑफ 12A बिफोर रिन्यूअल ऑफ 80G? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और आपके पास ऑलरेडी 80G भी है, दोनों एप्लीकेशन सेपरेट डालिए। ये ऑटोमेटिक रिन्यूअल है, ऑटोमेटिक वो क्या री रजिस्ट्रेशन है, री अप्रूवल है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन बाद में देखा जाएगा कि कोई आपने गलत इंफॉर्मेशन दी है, रॉन्ग डॉक्यूमेंट लगाया है, फॉल्स है, सिग्नेचर प्रॉपरली नहीं किए हैं, या वो उस आदमी ने सिग्नेचर नहीं किए जिसने करने थे,
तो उस केस में वो कैंसिल कर सकते हैं। आपका 10AC में वो रजिस्ट्रेशन आपकी कैंसिल कर दी जाएगी और ये मान लिया जाएगा कि आपको कभी भी वो मिला ही नहीं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। पता क्या, जब आप अप्लाई करेंगे ना पहली बार, तो आपको अल्फा न्यूमेरिक में यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड 16 डिजिट का मिलना है, वो विदाउट एनी क्वेश्चन मिलना है री अप्रूवल और री रजिस्ट्रेशन में। आपको 1 महीने के, अगर आपने फर्स्ट टाइम अप्रूवल दिया तो 1 महीने, और वो आपका ये है तो 3 महीने में वो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे री रजिस्ट्रेशन का, री अप्रूवल का। कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। बाद में अगर वो देखेंगे कि आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है या कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन है या आपने साइन प्रॉपर नहीं किए या प्रॉपर फॉर्म नहीं है, तो उस केस में वो कैंसिल कर देंगे रजिस्ट्रेशन। वो रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल हुई तो उस केस में वो माना जाएगा कि अभी आपको कभी रजिस्ट्रेशन मिली ही नहीं थी और आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड विड्रॉ कर लिया जाए। तो इस वक्त कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, नाइदर फर्स्ट टाइम अप्रूवल नॉट री अप्रूवल और री रजिस्ट्रेशन में कोई क्वेश्चन नहीं पूछना। आपको सीधा 10AC में अप्रूवल या रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी, आपको सीधा मिल जाएगी, कोई क्वेश्चन नहीं पूछना। उन्होंने मान लीजिए अपन री अप्रूवल के लिए अप्लाई किया तो 3 महीने, फर्स्ट टाइम अप्रूवल के लिए अप्लाई किया तो 1 महीने में आपको वो अप्रूवल मिल जानी है या रजिस्ट्रेशन मिल जानी। इस वक्त कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। बाद में देखा जाएगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि आपने जो ये लिया इसमें इंफॉर्मेशन गलत है या रॉन्ग इंफॉर्मेशन है या आपने इंफॉर्मेशन पूरी दी नहीं है या डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, तो उस केस में आपको शो कॉज दिया जाएगा। या तो आप पूरे कर दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाएगी या अप्रूवल कैंसिल कर दी, वो भी 10AC में होगी, 10AC में। ये क्लियर हुआ? आगे पूछिए। When the society is established 25 years back and have been assessed under section 143(3) many times, but it doesn't have any certificate under section 12A, then what to file as proof of registration under section 12A? सर 143(3) क्या चीज होती है? 143 तो रेगुलर वो है। आप ये बताइए क्या वो चैरिटेबल एक्टिविटी का बेनिफिट दिया गया था उनको? 143(3) क्या है? अगर उनको AOP मान लिया गया था और मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स लगा दिया था तो हम क्या करें? उसमें तो करेंगे। अगर वो ऑलरेडी उसको एग्जेम्पशन मिली हुई है तो उसके पास सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, तभी तो उसको एग्जेम्पशन मिली है, नहीं तो एग्जेम्पशन कहां से मिलती? 10, 11, 12 की एग्जेम्पशन तभी मिलती है जब आप रजिस्टर्ड हैं। सेक्शन 1023C की एग्जेम्पशन तभी मिलती है जब आप अप्रूव्ड है, नहीं तो मिलती नहीं है। तो 143(3) क्या करेगा? वो तो ऑलरेडी उसके पास क्या अप्रूवल है, रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है 143(3) हुआ कि नहीं हुआ। Next question, whether department will do physical verification for first time application for registration before giving provisional certificate? जी नहीं, फर्स्ट टाइम अप्रूवल के लिए कुछ नहीं, आंखें बंद करके 1 महीने में दे दिया जाएगा। आप अप्लाई कर दीजिए, 1 महीने में फर्स्ट टाइम अप्रूवल प्रोविजनल मिल जाएगी, लेकिन रिस्क तो आपका ही है। अगर उसमें रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी, उसमें कोई गलत साइन किए, उसके पूरे फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करी, डॉक्यूमेंट नहीं लगाए, तो उस केस में वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाएगी। प्रोविजनल भी 10AC में वो कैंसिल कर दी जाएगी। और बाकी अगर कैंसिल नहीं करी गई तो आपको पता ही है 6 महीने ऑफ द कमेंसमेंट एक्टिविटी या 2.5 साल से पहले आपको रेगुलर अप्रूवल के लिए अप्लाई करना ही करना है 10AB में। वो 10AB में अप्लाई करेंगे। अभी तो 10A चल रहा है, अभी 10AB लगेगा ही नहीं। 10AB क्यों नहीं लगेगा? अभी तक कोई रिन्यूअल नहीं होना, पहले तो री रजिस्ट्रेशन कराइए। 10AB नहीं लगेगा, अभी तक आपको प्रोविजनल मिला नहीं, तो रेगुलर के लिए कहाँ अप्लाई करेंगे? अभी तक आपने कोई मॉडिफिकेशन ऑब्जेक्ट किए नहीं है, वो तो 10AB बाद में लगेगा। अभी तो 10A ही फॉर्म है जो इंपॉर्टेंट है। Next question, there is a lot of problem being faced for the employee gratuity trust approval since these are not charitable and the system does इसके not लिए have कौन any मांग रहा है provision. आपसे? इसके लिए कौन मांग रहा है आपसे? 10A थोड़ी है, ये चैरिटेबल एक्टिविटी थोड़ी है। उसके लिए तो रजिस्टर, आपके लिए अगर आपकी ग्रेचुटी एक्ट में रजिस्टर्ड है और आपको इनकम टैक्स की अप्रूवल मिल चुकी है, उसके लिए तो रिटर्न भी नहीं जाती है। ये किसने कह दिया? वो इसमें कहीं आते नहीं, होता सेक्शन 1025 में एग्जेम्प्ट है, उनको कुछ नहीं भरना है। ये तो चैरिटेबल रिलीजियस एक्टिविटी वाले हैं जो 11-12 वाले हैं, ये ग्रेचुटी एक्ट वाले यहाँ नहीं आने। Both application for re-registration 12A and approval ATG to be made together if a trust already having both certificate.
I told you you have to make an application separately by 30th June. सेपरेट एप्लीकेशन है, दोनों 10A में है, लेकिन एक रिन्यूअल के लिए, एक उसके लिए री रजिस्ट्रेशन के लिए या री अप्रूवल के लिए, दूसरा री अप्रूवल और ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ ATG। तो दोनों एप्लीकेशन डालिए, दोनों की टाइम लिमिट 30 जून है। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपके पास रजिस्ट्रेशन भी है और ATG की अप्रूवल भी है, क्योंकि सेपरेट एप्लीकेशन है, तो एक पहले लगा दीजिए, कभी भी लगा दीजिए, 30 जून तक दोनों लगानी लगा। Sir, whether Bachat Good self-help group will be covered under trust and can be registered under section 12A? समझा नहीं सर, क्या दोबारा बोलिए? Sir, whether Bachat Good self-help group will be covered under trust? मेरे समझ में नहीं आया सर क्या। Sir, if copy of 12 is not available, then? सर कॉपी नहीं अवेलेबल है तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए। आप कॉपी अवेलेबल नहीं है कह दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर करेक्ट होना चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो फिर रिटर्न कैसे भर रहे थे इतने सालों से? फिर तो रिटर्न कैसे भर रहे थे इतने सालों से? नंबर तो चाहिए, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। Sir, our annual accounts for financial year ended 31/3/2021 to be attached with? बोल दिया मैंने, अभी नहीं, जून तक नहीं बनेंगे वो अकाउंट्स, उससे पहले साल। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है सर, अभी छोड़ देते हैं सर, आप कंप्लीट करो ये। चलिए रिपीट हो रहा है सर क्वेश्चन। मैंने आपको बताया। राजेश जी, मैं एक सवाल पूछ लूं? जी मैम, बोलिए। सर, एक ट्रस्ट है, बहुत पुराना है, तो उन्होंने 1/4/20 को अप्लाई कर दिया था री अप्रूवल के, री रजिस्ट्रेशन के लिए। कर ही नहीं सकते थे बहन, फॉर्म ही नहीं था। नहीं सर, फॉर्म तो था, 10A फॉर्म में किया। तो वो 10A फॉर्म तो री रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं था, वो तो नॉर्मल फॉर्म है 10A। सर इन एनी केस वो भर दिया था। ये मेरा अपना ट्रस्ट है, वृंदावन में हम लोग धर्मशाला पुअर पीपल के लिए चला रहे हैं। अब तो ज्यादा प्रोएक्टिव हो जाते हैं कि अभी लास्ट डेट आई नहीं तब भी भर दिया, फॉर्म भी नहीं आया तब भी भर दिया। अदरवाइज तो लोग लास्ट मिनट तक कहते हैं डेट एक्सटेंड करा दो। मैडम वो 10A फॉर्म डिफरेंट था, वो तो जब फर्स्ट टाइम अप्रूवल रजिस्ट्रेशन था वो 10A था। इसमें 10A नहीं भरा है, आपको अब भर देना है। अभी दोबारा कर दीजिए जून तक। सर मैं और सवाल पूछना चाहती हूँ। वो भर दिया था, उसके अगेंस्ट क्वेरी आई थी। ये मेरा ट्रस्ट बहुत पुराना है, तो उसमें दिस ट्रस्ट इज इररिवोकेबल और एक आध कंडीशन नहीं थी। तो उनकी जो क्वेश्चनरी आई उसमें उन्होंने लिखा कि आप अमेंड कर दो और ये क्लॉज इंक्लूड कर लो, वो हमने कर लिए इंक्लूड। तो अब मेरा सवाल ये है कि मैं ओरिजिनल ट्रस्ट डीड के साथ ये अमेंडेड ट्रस्ट, क्योंकि ये तो 2000 लगाएंगे। 2000 बताऊं, एक इनका कंडीशन लगा दी, ट्रस्ट शुड बी इररिवोकेबल। हाँ जी एक्चुअली लॉ ये कहता है, 61 सेक्शन ऑलरेडी कहता था, लेकिन ये बातें नहीं कर रहे थे। सेक्शन 61 में लिखा है, वेयर देयर इज अ रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एन एसेट, द इनकम फ्रॉम दैट शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। तो ट्रस्ट को तो होना ही इररिवोकेबल था, लेकिन कई ट्रस्ट डीड में लिखा नहीं गया था, तो ये ट्रस्ट डीड को लिखकर अमेंड करके साथ में लगा दी। बस वो करना पड़ेगा, लेकिन वहां मैडम आपको दोबारा अप्लाई करना ही करना है 30 जून तक। तो मैं करूंगी अभी। वो तो डिपार्टमेंट ने भी मेरे को बोला कि आप ये विड्रॉ कर लो और फ्रेश 4 को भर देना। करेक्ट, बिल्कुल ठीक कहा है, बिल्कुल यही कहा है। आपको अमेंडेड भी लगाना पड़ेगा, जहां लिखा होगा ये इररिवोकेबल है। पर सर उसमें 10A ही जाएगा ना, 10A भी तो नहीं जाएगा ना। ये री रजिस्ट्रेशन है मैडम, री अप्रूवल है। 10A ही जाएगा, 10A जाएगा। 10A भी तो रिन्यूअल के लिए जाना है जब 5 साल के बाद, या रेगुलर के लिए जाना है जब फर्स्ट टाइम अप्रूवल मिल जाए। तो 10A भी तो अभी लगना ही नहीं है, कोई 10A भी नहीं है अभी तक, तो 10A ही है। हाँ, अगर आप वो आपको अप्रूवल मिल गई, फर्स्ट टाइम अप्रूवल जो प्रोविजनल है, उसके लिए आप 10A में अप्लाई कर सकते हैं। सर मैं अमेंडेड की वजह से आपको पूछ रही थी। कोई दिक्कत नहीं है, वो मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं आप, मॉडिफिकेशन को 10A भी कह रहे हैं, लेकिन इस केस में आपके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, इसीलिए कोई दिक्कत। हाँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। और 10A भी तब जानना जब वो रिन्यूअल के लिए हो। जी, थैंक यू सर। सर एक चीज थी, अगर ATG का सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है, वैलिड नहीं है, तो उस केस में 10A वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाले री रजिस्ट्रेशन होगा या फ्रेश होगा? तो फिर दोबारा अप्रूवल के लिए एक्चुअली एक्सपायर होता ही नहीं कभी। नहीं तो परमानेंट था अप्रूवल अंडर ATG।
ना कोई एक्सपायर नहीं हुआ है सर। 2008 से पहले था, उसके हाँ, बाद वो पुरानी बातें छोड़िए, वो तो भूल जाना। आज क्या है आपके पास, है नहीं है, खत्म, अप्लाई करिए पहली बार। मतलब वो एक्सपायर्ड है तो नया अप्लाई करना पड़ेगा उस केस में? बिल्कुल करना पड़ेगा सर। अगर आपने 2008 से पहले किया, 13 साल पुरानी बातें कर रहे हैं, 13 साल तक आपके पास नहीं है तो आपके पास नहीं है, आपके पास अदरवाइज तो परमानेंट था। एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो परमानेंट हो गया। अब पहले तो 3 साल के लिए होता था, ये होता था, फिर उसने कह दिया ये परमानेंट हो जाएगा। अगर परमानेंट नहीं है तो आपको करना ही पड़ेगा, अगर परमानेंट है तो री अप्रूवल के लिए करना है। तो अभी भी ये ऑप्शनल ही है ना, एटीजी करें या ना करें? अगर आप एटीजी नहीं लेना चाहते तो बाबा जी मैं क्या मना करूंगा, मत लीजिए। और रिलीजियस ट्रस्ट को तो मिलना ही नहीं है। एक और चीज बता दूं, वहां लिखा हुआ है कि अगर आप रिलीजियस ट्रस्ट है तो ये मत भरना, एटीजी नहीं मिलेगा। वहां लिखा हुआ है, इस बार आप पढ़ लेना जो इंस्ट्रक्शन में, कि डोंट राइट दैट इफ यू आर रिलीजियस ट्रस्ट एटीजी नहीं मिलेगा। आप रिलीजियस कहते ही नहीं है, उसको चैरिटेबल कहते हैं, और चैरिटेबल में मिलता है, लेकिन 5% एक्टिविटी रिलीजियस हो सकती है। जितने पुराने मिले हुए हैं वो चैरिटेबल में मिले हैं, और 5% एक्टिविटी रिलीजियस कर ले तो वो अलाउड था, एटीजी अलाउड था। उसके लिए रिन्यूअल कर लीजिए अप्रूवल के लिए, ये तो करनी पड़ेगी आपको। लेकिन ये रिन्यूअल एप्लीकेबल है अप टू 5 इयर्स, और 5 ईयर के बाद आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा। ये क्लियर हो गया तो बताइए मुझे। हाँ जी। और कोई क्वेरी है इसमें? देखिए मैंने कहा अगर आप जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो मोर और लेस सिमिलर हैं 10A, और अगर आप 1023C में जाएं या 1112 में, वो तो सिमिलर डॉक्यूमेंट है, कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन जब 80G में जाते हैं तो उसमें 2 तरह के डॉक्यूमेंट उन्होंने नहीं मांगे, इसलिए वो अलग हैं। नंबर 1, उसमें 11.4 कोई बिजनेस अंडरटेकिंग है तो उसके अकाउंट्स नहीं देने हैं, कोई इंसिडेंटल एक्टिविटी है तो उसके अकाउंट्स नहीं देने हैं, इसलिए वो वहां पर नहीं मांगे गए। बाकी मोर और लेस जो डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं वो सिमिलर है। लेकिन 1023C या 1112 में जाना है तो फॉर्म 10A में एक ही आइटम मिलेगी, या 1112 या 1023C। 80G के लिए सेपरेट एप्लीकेशन 10A में जाएगी, वो रिन्यूअल या तो होगी री अप्रूवल के लिए या हो गई फर्स्ट टाइम अप्रूवल के लिए। जब आपको रिन्यूअल कराना होगा 6 मंथ बिफोर द एंड को एक्सपायरी ऑफ 5 इयर्स, या जो फर्स्ट टाइम अप्रूवल मिल गया उसको आपने परमानेंट रेगुलर अप्रूवल कराना है, तो उसके केस में 10AB भरेंगे, और 10AB भरकर आप वो डॉक्यूमेंट साथ में लगा के दे दें। ये क्लियर हुआ सर? एक चीज और बता दूं, आपको फर्स्ट टाइम अप्रूवल जो अप्लाई करना होता है ना, 1 month बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर और इन विच दैट चैरिटेबल ट्रस्ट इज एस्टेब्लिश्ड। आप कहेंगे 1 month बिफोर तो 1 अप्रैल से पहले, फरवरी से पहले कर देना चाहिए था। सर इस साल के लिए नहीं, इस साल के लिए तो आप अप्लाई कर दो, आपको फर्स्ट टाइम अप्रूवल 1 अप्रैल से मिलेगी। अगर फ्यूचर में कभी भी फर्स्ट टाइम अप्रूवल लेनी है तो आपको 1 महीना पहले अप्लाई करना है ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द एक्टिविटी हैज कमेंस्ड। लेकिन डोंट वरी, चैरिटेबल जो इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश होता है जरूरी थोड़ी है कि अप्रैल में एस्टेब्लिश हो। अरे नवंबर में होगा तो 1 month बिफोर नवंबर होगा, फर्स्ट प्रीवियस ईयर तो लेस देन 12 months हो सकता है, तो फर्स्ट प्रीवियस ईयर में 1 month बिफोर अप्लाई कर दीजिए और आपको वो मिलेगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट। लेकिन ऑलरेडी अगर हैं तो फर्स्ट टाइम अप्रूवल की एप्लीकेशन आपको 30 जून तक देनी ही देनी है। क्लियर हो गया सर? मैंने ये 10A और 10AB बता दिया, और ये आपको पूरा फॉर्म भरिए। मैं आपको बता रहा हूं उसमें कई इंस्ट्रक्शंस हैं जो पढ़ने वाली हैं, जब एक्चुअल प्रैक्टिकल में आएंगे तो आपको काफी डिफिकल्टी आएगी। आपको सारी डिटेलें देनी है, पूरा कॉर्पस देना है, आपको लैंड एंड बिल्डिंग की अलग है वो देनी है, आपको अदर एसेट्स की अलग डिटेल देनी है, आपको पूरी डिटेलें देनी है वहां पर, पूरी ट्रस्टी की, ऑथर्स की, फाउंडर्स की पूरी लिस्ट देनी है कि क्या क्या है। अरे वहां पूरी रिक्वायरमेंट है जो आपको साथ में देनी है। तो बी केयरफुल, एक बहुत ज्यादा डिटेलें मांग रही है आपको कॉर्पस के लिए, इसलिए मांगी है कि आगे से आपको पता है कॉर्पस शुड बी इन्वेस्टेड इन ए मोड अंडर 11.5। कॉर्पस को 11.5 में रखना है, पर आपको ये भी पता है जो कॉर्पस से अमाउंट स्पेंड किया जाएगा वो एप्लीकेशन नहीं मानी जाएगी उस ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज अप्लाइड। लेकिन फ्यूचर ईयर में अगर आप कॉर्पस को रीफिल कर देंगे
तो अगले सालों में एप्लीकेशन मानी जाएगी। इसलिए अब कॉर्पस का अकाउंट सेपरेट रखना पड़ेगा, उसका बैंक ही सेपरेट रखिए। एक ही बैंक में करेंगे, एक ही अकाउंट में रखेंगे तो मैं आपको बता दूं बड़ी डिफिकल्टी आएगी हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये कॉर्पस से खर्च हुआ। जो 11.5 से जो 15% से खर्च हुआ उसको एक्सेस एप्लीकेशन नहीं मानेंगे, जो कॉर्पस से खर्च हुआ उसको करंट ईयर की एप्लीकेशन नहीं मानना, लेकिन फ्यूचर ईयर में कॉर्पस को रिफिल करेंगे तो एप्लीकेशन मानेंगे। इसलिए कॉर्पस को अलग रखना पड़ेगा, कॉर्पस को अलग रखना। और सेक्शन 8 कंपनी है तो रिजर्व एंड सरप्लस में भी कॉर्पस का अमाउंट अलग दिखाना पड़ेगा। अब तो अलग दिखाना पड़ेगा कॉर्पस का। लैंड एंड बिल्डिंग की डिटेल देनी पड़ेगी, लोग देते नहीं थे, अब लैंड एंड बिल्डिंग देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर मेरे से आप पूछो तो लैंड एंड बिल्डिंग आप सेल नहीं कर सकते विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द चैरिटी कमिश्नर। यहाँ लोग कर देते हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। लेकिन अब वो स्ट्रिक्ट हो जाएगा, आपको लैंड एंड बिल्डिंग अदर देनी है, अदर एसेट देनी है, लाइबिलिटीज देनी है, सारी चीजें डिटेल देनी है एज ऑन द डेट, एज ऑन द डेट ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन, एज ऑन द डेट ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन ये डिटेलें आपको देनी है। सो चाहे आपने ये बैलेंस शीट नहीं बनाई 31 मार्च की, ऑडिट नहीं हुआ, लेकिन एज ऑन द डेट तो आपको बताना ही पड़ेगा आपके पास कॉर्पस कितना अमाउंट है, लैंड एंड बिल्डिंग कितना अमाउंट है, अदर एसेट कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है। पढ़ लीजिए फॉर्म, इसमें ये प्रॉब्लम है। चलिए आगे चले सर। अब आइए, हमने अप्लाई कर दिया 10A में रिन्यूअल के लिए, सॉरी री रजिस्ट्रेशन के लिए, री अप्रूवल के लिए। हमें 80G में चाहिए था, फिर भी 10A में चले गए। हमें सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च के लिए चाहिए था, फिर भी 10A में चले गए। अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग कोड है। अब जब दोबारा अप्लाई करेंगे 10AB में करेंगे, ये तो बात हो गई। लेकिन मैंने ये कहा जो भी आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा प्रोविजनल या दूसरा रेगुलर, उसको कहीं गलत इंफॉर्मेशन दी गई तो वो डीम टू हैव बीन कैंसल्ड मानी जाए, वो डीम टू हैव बीन कैंसल्ड। अब एक और काम है, जितनी भी डोनेशन 80G की आएंगी, जिसके पास वो सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल रजिस्ट्रेशन है, उसको 31 मई फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर तक अपलोड करना है द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डोनेशन रिसीव फ्रॉम वेरियस पर्सन। उन पर्सन का नाम, अगर उससे 4 बार आई है तो उसको एग्रीगेट कर दीजिए। पर्सन का नाम, उसका एड्रेस, उसका पैन नंबर, अमाउंट ऑफ डोनेशन रिसीव, सबकी एक स्टेटमेंट जाएगी, ईयरली स्टेटमेंट ऑफ द पर्टिकुलर्स ऑफ द डोनेशन। अगर डोनेशन ऐसी है जिसमें 2 नाम है तो प्रोपोर्शनेट बताना पड़ेगा, इसका कितने परसेंट है, उसका कितने परसेंट है, और दोनों का अलग अलग में डालना पड़ेगा प्रोपोर्शनेट अमाउंट। ये डालकर अपलोड कर दीजिए, फॉर्म आएगा, उसमें अपलोड कर देना है आपने वो ईयरली स्टेटमेंट। ये ऑटोमेटिकली अंडर सेक्शन 285BA आपके रिटर्न में प्री फिल आ जाएगा। अब ये 26 AS नहीं होना है, अब ये एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट से सीधी आपकी रिटर्न में प्री फिल आ जाएगी। और जब तक आपकी रिटर्न में वो प्री फिल नहीं होगी, आपको डोनेशन 80G की डिडक्शन मिलेगी नहीं। तो हर ट्रस्ट की ये ड्यूटी बन गई है कि प्लीज फाइल ऑन 31 मई 22, फर्स्ट टाइम 31 मई 22। ये साल खत्म होगा 21-22 का, तो 31 मई 22 तक आपको वो स्टेटमेंट ईयरली ऑफ द डोनेशन रिसीव्ड अपलोड करनी है ऑफ द साइट ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और वो अपलोड करके ही वो वहां से सीधा आपकी प्री फिल रिटर्न में आ जाएगी अकॉर्डिंग टू योर पैन नंबर। और सेकेंडली ये फॉर्म होगा सर 10BC। कौन से फॉर्म में? 10BC में स्टेटमेंट भरनी है, फॉर्म 10BC में ये स्टेटमेंट देनी है। और एक और बात, जिसने डोनेशन दी उसको सर्टिफिकेट भी इशू करना है फॉर्म 10BD में। वो सर्टिफिकेट 10B में जाएगा आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर बाय 31 मई। सो 2 फॉर्म और इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनका काम यूज होगा 31 मई 2022 को। एक, जो डोनेशन आपको मिली क्योंकि आप अप्रूव्ड है, डोनेशन सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन है, ईयरली स्टेटमेंट ऑफ द डोनेशन रिसीव्ड फ्रॉम द वेरियस पर्सन, उसको आप अपलोड करेंगे 31 मई तक। और तभी आपको डिडक्शन मिलेगी। किसको? डोनर को। अब एक चीज बता दूं, कोई लोग कहते हैं सर डोनर ने कैश में दिया। रिसिपिएंट को कैश में लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिसिपिएंट को कोई प्रॉब्लम नहीं।
वो ले लेगा, वो लिख देगा कैश में दिया, लेकिन डोनर को एटीजी की डिडक्शन तभी मिलेगी जब 2000 से ऊपर है, तो वो अकाउंट पे उससे हो, अदरवाइज मिलेगी नहीं। आपको पता ही है 2000 हो सकता है कैश तक, उससे ऊपर मिलेगी नहीं, ये पहले बता। और फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देना है फॉर्म 10BD में, वो भी 31 में। तो ये भी ध्यान रखिए, ये तो साल के बाद शुरू होगा, लेकिन अब कंप्लीट डिटेल ऑफ डोनेशन चैरिटेबल ट्रस्ट विल हैव टू फाइल दैट स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर ऑफ दोस डोनेशन फॉर्म नंबर 10BD। ये पीछे कोई किसी की वो फॉर्म है, उसमें थोड़ी सी एक चिमटा नमक की आवाज आ रही है, तो पूछिए। अब ये भी सवाल पूछ लीजिए, क्योंकि वैसे तो ये यही चीजें हैं जो इसमें हैं, पूछ लीजिए प्लीज। सर मैं पूछ रहा हूँ, योगेश जी पूछ रहे हैं, व्हाट इफ आवर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर 80G हैज बीन अप्लाइड बट नॉट अप्रूव्ड टिल डेट। वही प्रॉब्लम है, अगर अप्रूव नहीं हुई तो एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो वो मर्ज हो जाएगी और आपको दोबारा अप्लाई नहीं करना है। लेकिन 80G अप्रूवल मिल चुकी है 31 मार्च में, तो भी आपको दोबारा अप्लाई करना। आपको बता दिया, पेंडिंग एप्लीकेशन बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए, ये अगर पिछले साल अप्लाई किया और पेंडिंग, बात नहीं, वो मर्ज हो जाएगी, आपको दोबारा अप्लाई नहीं करना, आपको प्रोविजनल अप्रूवल मिलेगी। और प्रोविजनल अप्रूवल मिलने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि कमेंसमेंट ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी हो चुकी है, आपको रेगुलर अप्रूवल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा अंडर 10AB। फॉर्म 10AB में दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, रादर एक बार मिल जाए प्रोविजनल, इसके बाद जल्दी अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि चैरिटेबल एक्टिविटी तो आपने स्टार्टेड है, तो व्हाई डू यू वांट प्रोविजनल? रेगुलर लो ना, रेगुलर लेके आपकी जान छूट जाएगी, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आ सकती है अगर बाद में कोई गलती हुई तो रेगुलर ना मिली। ट्रस्ट रजिस्टर अंडर 12A but application of 80G was rejected, whether to apply a fresh or for yes you have to apply fresh। और 80G के लिए अप्लाई करिए और उसमें पुराना रिजेक्शन का भी ऑर्डर लगाना है, पुराना रिजेक्शन का भी ऑर्डर साथ में लगाना है और आपको अप्लाई करना है। ये फर्स्ट टाइम अप्रूवल मानी जाएगी और प्रोविजनल मिलेगी। पुराना भूल जाओ, रिजेक्शन है तो दोबारा लगाइए और फर्स्ट टाइम अप्रूवल लीजिए, और फर्स्ट टाइम अप्रूवल प्रोविजनल मिलेगी, और प्रोविजनल के बाद फिर रेगुलर ले करना है, रिजेक्शन का भी लगाना है ऑर्डर। Society running a school, whether it is charitable or religious or both, it has also 80G but donation since 5 years. My dear sir, when you are only doing education, where is the question of religious? It is not a religious activity. It is only charitable activity. तो आप 1023C में भी जा सकते हैं, 11-12 में भी जा सकते हैं, आपकी मर्जी। Can a गौशाला having PAN or AOP, that is fourth letter as A instead of T, apply for under section 12A exemption under section 10 80G? आपके पास, अगर आपके पास 80G है तो आप उसको रिलीजियस नहीं कह रहे, चैरिटेबल कह रहे। रिलीजियस के लिए तो 80G मिलता ही नहीं है। चैरिटेबल कह के आपको चैरिटेबल एक्टिविटी आ जाती है उसमें, वहां पर अगर 11-12 में, तो हाँ 80G भी मिल जाएगा। आपको क्या है, व्हाट इज चैरिटेबल एक्टिविटी? 12 में 1023 छोड़ दीजिए, वहां लिखा है रिलीफ टू द पुअर, नंबर 1, नंबर 2 एजुकेशन, योगा, मेडिकल रिलीफ, preservation of environment including watershed, forest, wildlife, preservation of monument और any other object of charitable activity। तो आप any other object में आ गए तो भी तो आपको आ जाएगा, लेकिन 20% से ज्यादा ग्रॉस रिसीट बिजनेस से नहीं होनी चाहिए एनी अदर के लिए। वो जो लॉ है वही देखना है सर, वो ये गौशाला आ जाता है एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, लेकिन उसका बिजनेस करेंगे तो बिजनेस की रिसीट 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रस्ट मेड ऑन 11/5/2018 बट ट्रस्ट डीड रिटर्न ऑन 26 मार्च 2021 शुड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन और नॉट? मैंने आपको बताया, अब फर्स्ट टाइम अप्रूवल मिलेगा और रजिस्ट्रेशन मिलेगा, और वो आप चाहे ट्रस्ट जो मर्जी क्रिएट कर चुके हैं, अगर पहले कोई पैसा आया हुआ है तो 56(2)(10) में आपको टैक्स लग जाएगा ग्रॉस रिसीट पर। ये पहले ध्यान रखना, वो तो लग गया 17 के बाद तो वो लॉ बन चुका है, आपको टैक्स लगेगा ही लगेगा उसको। और वो चाहे अभी तो अप्रूवल दे देंगे, वो कुछ नहीं कहेंगे, वो तो 148 में खोलेंगे केस, खोलना होगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर अप्लाइड फॉर 80G अप्रूवल फॉर 31/3/2021, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दिस एप्लीकेशन? मैंने बोला ना, जो करंट ईयर में अप्लाई किया हुआ है पिछले साल में, तो वो मर्ज हो जाएगा
आपको दोबारा अप्लाई नहीं करना, आपको प्रोविजनल मिल जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली प्रोविजनल अप्रूवल मिल जाएगा 1 महीने में। ऑलरेडी अप्लाइड बट नो रेस्पॉन्स रिसीव्ड, ये सर क्वेश्चन बड़े। डोनेशन इन काइंड और कैश ऑफ अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(2)(10)। डोनेशन दोबारा बोलिए, काइंड में? हाँ, इन काइंड और कैश ऑफ अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट। ये कैश वाला वहां पर मनी है 50,000 से ऊपर, और मूवेबल प्रॉपर्टी है 50,000 से ऊपर, इमूवेबल प्रॉपर्टी है 50,000 से प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी को डेफिनेशन दे रखी है, शेयर, सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, और व्हाट यू कॉल, क्या कहते हैं, और आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, वर्क ऑफ आर्ट, ये सारी चीजें तो वहां दे रखी हैं। ये वाली आइटमें हैं तो वो टैक्सेबल होगी। Next question. Our temple established 25 years ago and does not have any registration. Pen was taken last year as forced by bank. Now we filed Form 10A as first time registrant. Then last 3 years account will be attached. Whether temple will be liable for tax or not. 148 में आपका केस खुलेगा। हाँ, पक्का खुलेगा आपका 148 में केस, क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं थे तो आपने एग्जेम्पशन कैसे ली? मंदिर है एस्टेब्लिश्ड है, स्कूल बोथ हैव डिफरेंट। मंदिर स्कूल की बात मत करो, सारे कहते हैं मंदिर है। अरे मंदिर है, लॉ तो लॉ ही है। मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मॉस्क हो, चर्च हो, कोई फर्क नहीं है। 1 अप्रैल 2017 में मैंने कई बार लेक्चर में कहा, काइंडली अप्लाई फॉर अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन। आपको पुरानी डेट का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पुरानी डेट का वो सेक्शन 12A(1) के नीचे प्रोवाइजो था कि हम आपको दोबारा उसको टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन आपने सुनी नहीं बात। तो 17 के बाद जितने भी साल आए हैं उसको तो वो खोल के टैक्स लगा देंगे, ये मैं आपको बता। सर, मंदिर हैज एस्टेब्लिश्ड ए स्कूल, बोथ हैव डिफरेंट पेन, बट नो वन इज फाइलिंग रिटर्न ऑन मंदिर रिसीट और स्कूल रिसीट। यार मैं क्या करूं, मैंने बताया तो है, इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज। इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज, वो तो आपको बता ही दिया मैंने। अगर स्कूल का अगर सेपरेट स्कूल की रजिस्ट्रेशन पैन है और वो 1 करोड़ से कम था तो वैसे ही कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी, तब तो अप्रूवल की जरूरत ही नहीं थी। वो 1 करोड़ से कम था तो कोई चिंता नहीं करो, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो 5 करोड़ हो गया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रस्ट हैविंग चैरिटेबल एक्टिविटी registered under section 12A and expenditure on religious activities below 5% is allowable or any specific? Allowable up to 5% allowable। ATG का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। The said society is engaged in charitable work but at present does not have certificate of 12A in hand. What is the previous question? In hand नंबर तो होगा ना, रिटर्न तो भर रहे हैं, सर्टिफिकेट नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर तो होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, सर्टिफिकेट नॉट अवेलेबल की है, रजिस्ट्रेशन नंबर तो है ना आपके पास। ये भी सारे हो गए क्वेश्चन सर, बहुत सारे रिपीट हैं। वो तो होंगे ही ना, बहुत सारे रिपीट हैं सर। आप पहले कंप्लीट कर लो सर, मैंने बाद में। सर मेरा 99% कंप्लीट हो गया। अच्छा, फिर मैं क्वेश्चन पूछ ही लेता हूं सर, फिर मैं। हाँ, Is it mandatory to upload donation receipt and expenditure voucher along with financial statement? अभी कुछ नहीं कह रहा, डोनेशन का अगले मई में आएगा, आपको उसकी स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी, एक्सपेंडिचर की नहीं, डोनेशन रिसीट। जितनी डोनेशन रिसीव्ड होगी उसका पैन नंबर, एड्रेस ऑफ द डोनर और वो डालकर अमाउंट रिसीव्ड, वो सबको लिखना पड़ेगा। वेदर रिसीव्ड इन कैश और काइंड, वो डालकर आपको वो फॉर्म 10BC अपलोड करना पड़ेगा। 10BC by 31st of May of next year. Next question. Sir, in case of educational institution, if receipt is more than 5 crore, then no need to apply in 10A and 10AB. Why not? अगर more than 5 crore से कम, not more than 5 crore है तो आपको कुछ नहीं करना। अगर 5 करोड़ से नीचे है तो नहीं करना है, आपको कोई अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि 5 करोड़ तक माफ है वो। आप फिर 1023(3) IAB में जाएंगे, 12 सेक्शन में नहीं जा सकते, 11-12 में नहीं जाएंगे। If so called notice issued for the cancellation of 12A and pending before CIT exemption, then re-registration can be applied. सर आपको रजिस्ट्रेशन मिली कहाँ है अभी? तो री रजिस्ट्रेशन क्या है? अब तो फर्स्ट टाइम अप्रूवल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, री रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। रजिस्टर नंबर हो तो री रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है। Is it hospital earlier registered under section 12A if it can go registration under section 1023C?
मैंने कहा अगर आपके पास दोनों हैं तो आप एक में अप्लाई कर दीजिए, दूसरी खत्म। लेकिन अभी आपके पास सिर्फ एक ही है तो री रजिस्ट्रेशन करके फिर चेंज करना 1023C में, फिर बाद में चेंज करना। If trust is educational trust claiming exemption under section 1023C substantially funded by government, need to file any form as there is no such registration under section. No, अगर आपके पास 50% से ज्यादा गवर्नमेंट की ग्रांट आती है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिटर्न भरनी है और कोई अप्रूवल के लिए अप्लाई नहीं करना है। लेकिन जिस साल 50% से कम हो गई उस वक्त अप्लाई करना पड़ेगा। आपको बता दूं, ये तो 50% मिनिमम चाहिए हमें हर साल। एवरी ईयर इज ए सेपरेट ईयर। तो 50% से ज्यादा आ रही है ग्रांट तो उसको कभी भी अप्लाई नहीं करना। उसके लिए ना कोई ऑडिट है ना कुछ है, सिर्फ रिटर्न मैंडेटरी है। लेकिन जिस साल 50 से ऊपर हो जाएगी, वो जो कह रहा हूँ 50% से कम रहेगी, उसी साल आपको अप्लाई करना पड़ेगा और फर्स्ट टाइम अप्रूवल लेनी पड़ेगी, फर्स्ट टाइम, और वो प्रोविजनल मिलेगी, ये मैं आपको बता दूं। और 1 महीने में अप्लाई करना पड़ेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर देयर आर टू मेनी ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर ट्रस्ट एक्ट but not yet registered in income tax act and not filing ITR. मैं कुछ नहीं कह सकता, वो सारे के सारे डिफॉल्ट कर रहे हैं। अभी भी करते रहो, जब पता लगेगा तो रगड़े में आई जाओगे। बाकी तो यही है, वो मैं कुछ नहीं कह सकता। वो तो बहुत है ऐसे। मैंने तो इनको कहा एमनेस्टी दे दो दोबारा और उनको को एक बार अप्लाई कर दे, हम कुछ नहीं कहेंगे, पुराने केस नहीं खोलेंगे। लेकिन वो मान नहीं रहे हैं ये बात। मैंने तो उनको कहा, कहते हमने दिया था 2017 में, क्यों नहीं अप्लाई किया? मैंने कहा लोगों को समझ में नहीं आया तो अप्लाई क्या करते? आप तो एमनेस्टी दो ना। वहां तो समझ में भी नहीं आता था कि आपको तभी मिलेगी एग्जेम्पशन 50C 210 में अगर आपका रजिस्ट्रेशन है। लेकिन किसने पढ़ा हो? एक बार ही दे देते एमनेस्टी की, अप्लाई कर दो। मैं दोबारा कोशिश कर रहा हूं लेकिन उम्मीद कम है। चलिए। ट्रस्ट कैरिंग एन आई हॉस्पिटल एंड आल्सो हैव स्पेक्ट्रल सोप, वेदर इज इट इंसिडेंटल एक्टिविटी और सेपरेट अकाउंट टू बी सबमिटेड? दूसरा एक तो आई हॉस्पिटल, दूसरा क्या है? और चश्मे की दुकान, चश्मा। हाँ तो कोई बात नहीं है, इंसिडेंटल है फॉर द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव द ट्रस्ट 11(4)A में आता है, अलाउड है 11(4)A में अलाउड है। कोई दिक्कत नहीं, उसके अकाउंट फाइल करने हैं, साथ में सेपरेट अकाउंट मेंटेन करके उसको फाइल करने, कोई दिक्कत नहीं। इंसिडेंटल, डिस्पेंसरी, चश्मे की दुकान और कोई एनीथिंग एल्स सब है इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रस्ट। चलिए। In case of society, what option to be selected in row 6? Whether instrument has irrevocable clause, yes or no? सर इरिवोकेबल क्लास तो डालनी है, जो नहीं है तो डालवा दो और फिर अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता कुछ नहीं कहीं, कईयों की पुरानी जो बने हुए इरिवोकेबल लिखा नहीं था, वो इरिवोकेबल तो डालना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको वैसे एग्जेम्पशन मिलनी नहीं चाहिए। सर ये सोसाइटी में भी है जी, ट्रस्ट की बात कर रहे हैं ना सर, सोसाइटी की बात, क्वेश्चन सोसाइटी में भी इरिवोकेबल है। एक बार सोसाइटी बन गया तो वो सोसाइटी के में वो इरिवोकेबल है। आप किसी को बेनिफिट नहीं दे सकते मेंबर्स को। पर वो तो ऑटोमेटिक है ना सर, क्लॉज की ना हो या ना हो सोसाइटी के केस में डिसोल्यूशन क्लॉज होती है उसमें। डिसोल्यूशन क्लॉज, यस सर। नेक्स्ट वन, इज देयर एनी टाइम लिमिट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रस्ट एंड अकाउंट्स रिकॉर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट? टाइम लिमिट वही है जो बाकियों की है अकाउंट बनाने की। आपको पता ही है 6 साल के लिए अकाउंट्स होते हैं और अब तो आपका रीअसेसमेंट आ गया तो उसमें 3 साल के और प्लस 7 ईयर के मोर हैं। लेकिन वो 7 ईयर मोर में आपको अकाउंट्स नहीं चाहिए, आपके वो 6 ही साल हैं। वो तो कहेंगे कि वो अकाउंट्स आपको जो चाहिए वो उनके पास उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उनके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उनके पास एविडेंस होना चाहिए कि कोई इनकम है विच इज स्कीम, तो वो पकड़ेंगे। आपके लिए वही टाइम पीरियड है, कोई चेंज नहीं। वैसे तो टाइम पीरियड फाइनेंशियल उसके लिए लिखा है, प्रोफेशनल के लिए, दूसरे के लिए लिखा ही नहीं है कि टाइम पीरियड कितना है। जी सर, if the renewal is not applied up to 30th June, ऑटोमेटिकली आपकी खत्म हो गई रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल, फिर आप टैक्सेबल हो जाएंगे। अगर आप अप्लाई नहीं करते तो आपकी रजिस्ट्रेशन अप्रूवल खत्म हो गई, फिर आपको तो दोबारा जब अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टाइम अप्रूवल मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, I came to know from one seminar that provisional balance sheet has to be submitted on the date of application of reapproval. वो मैंने अभी बोला ना सर, अभी तो बोला कि आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन द डेट देनी है, तो ऑटोमेटिकली आ गई डिटेल। मैंने यही तो बोला सर, एज ऑन द डेट आपको लैंड एंड बिल्डिंग की डिटेल, आपको कॉर्पस की डिटेल, आपको लायबिलिटीज की डिटेल है, तो ऑब्वियसली प्रोविजनल भी आ गई। ऑब्वियसली आ गई ना, कि डिटेल कहां से बनाएंगे अगर बैलेंस शीट नहीं होगी।
तो वो उस तरह से है। जो आपने सेमिनार सुना उन्होंने उस तरीके से टेक्निकल बोला, मैं इस तरीके से कह रहा हूं कि आपको तो देना ही पड़ेगी डिटेल ऑफ ऑल दी एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन द डेट ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन। सो एज ऑन द डेट ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन, अगर आप अप्रैल में हो तो अप्रैल की 30 तारीख को अप्लाई करेंगे तो 30 तारीख तक की देनी पड़ेगी। अभी तो मार्च की कह रहे हैं, फिर तो 30 की देनी पड़ेगी। अगर आप 30 जून तक अप्लाई करेंगे तो 30 जून तक की देनी पड़ेगी डिटेल, नॉट दिस up to date of that, not the provisional up to 31st March, up to the date of making application. Next question. 12A trust enjoying ATG exemption for the past 20 years. Now from 1/4/2021 wishes to carry out religious activity opting out of ATG exemption under new registration. Apply मत कीजिए, ATG से बाहर हो जाएंगे। अगर it has accumulated corpus, बाहर हो जाएंगे। नहीं, क्वेश्चन का ये, it has accumulated corpus and general fund also. How to proceed? कोई फर्क नहीं पड़ता, एटीजी नहीं मिलेगा, आपकी चैरिटी भी तो रजिस्टर्ड है। अरे वो एटीजी की आगे से डोनेशन का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। किसको नहीं मिलेगा? ट्रस्ट को थोड़ी लेना है, एग्जेम्पशन तो लेना है डोनेशन देने वाले ने। ट्रस्ट के लिए तो वैसे ही वो डोनेशन है, उसको क्या फर्क पड़ता है एटीजी और नो एटीजी? लेने वाले को कोई एटीजी का फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए तो डोनेशन है, उसके लिए तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए तो एग्जेम्पशन 12A में है। हम एटीजी तो इसीलिए लेते हैं कि डोनर को डिडक्शन मिल जाए एटीजी की। हमें थोड़ी चाहिए एटीजी की डिडक्शन, वो डोनर को चाहिए, इसलिए उनके लिए लेना पड़ता है, अपने लिए थोड़ी लेना है। Sir, if any modification is pending with charity commissioner, then re-registration under 12A can be made. सर मॉडिफिकेशन है तो 10AB में जाना पड़ेगा आप। ओके लेकिन अभी मॉडिफिकेशन को छोड़ दीजिए ना, पहले री रजिस्ट्रेशन करा के फिर मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए 10AB में। पहले री करा लो तो ठीक रहेगा, मैं आपको बता रहा हूं, फिर उसके लिए मॉडिफिकेशन की दोबारा एप्लीकेशन डाल। सर व्हाट इज फॉर्म नंबर 3CF? अरे वो चैरिटेबल उसके लिए है 3CF, जो ये क्या कहते हैं, ये जो साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, जिनको वो 35 में आपको एग्जेम्पशन लेनी है फॉर द डोनर, वो 35 के लिए सर जो डोनेशन देते हैं वो आता है, वो 35 सेक्शन के लिए 3CF है। रेड विद रूल 5CA, उसके साथ रूल 5CA भी है, वो एप्लीकेशन जो देनी है 10A में। Sir, if a registered trust is registered as religious cum charitable trust under section 12A, then can the associate trust can file application for ATG approval? कर दीजिए, आप लिख दीजिए रिलीजियस एक्टिविटी 5% से ज्यादा नहीं है। Sir, if trust is educational trust claiming exemption under section 1023C, substantially funded by government, need to file any form as there is no such. कुछ नहीं करना, उसको कुछ नहीं करना, लेकिन यह याद रखना जिस साल 50% से कम ग्रांट आई उस साल उसको करना पड़ेगा, नहीं तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। मैं सर जरा क्वेश्चन को हटा रहा हूं जो ऑलरेडी है। इन कॉलम नंबर 11 to 20 applicable in case of renewal of trust where trust has filed return of income for financial assessment year 20, ये पता नहीं क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। For any type of corpus, we can open single bank account like or for land, building, equipment, etc. सर कॉर्पस दो तरह के होते हैं, एक जनरल कॉर्पस, एक स्पेसिफिक कॉर्पस। स्पेसिफिक कॉर्पस होता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे बिल्डिंग खरीदना, कंप्यूटर खरीदना, ये खरीदना, और एक होता है जनरल कॉर्पस जिसमें आपको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, वो जनरल कॉर्पस होता है, आप किसी भी काम के लिए यूज करें। लेकिन मैंने कहा था अगर वो यूज करेंगे तो एप्लीकेशन नहीं मानी जाएगी, लेकिन अगर आपने यूज कर लिया 11.5 में रखा है, उसको 11.5 में रखना है और यूज कर लिया तो अगले सालों में उसको वापस कर दो पैसे, तो एप्लीकेशन मानी जाएगी। तो ये उस तरह करना है। Sir, in case we have filed return for financial year 19-20, then no need to file financial detail. Serial number 11. सर आपको ये बैलेंस शीट लगानी है, लिखा हुआ उन्होंने, क्योंकि एप्लीकेशन कहीं और जगह जानी है, इधर नहीं जानी है, ये जानी है CPC में जो उन्होंने डायरेक्टर उसको जनरल को बनाया है, तो वहां पर उसको डिटेल डाल, उसके लिए लगा दीजिए वो बैलेंस शीट साथ में। Next question: if land and building is to be sold, it needs to be informed to charity commissioner. Is it applicable in Delhi or all over India? सारे कर रहे हैं, वैसे तो लॉ यही है कि चैरिटी कमिश्नर को इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि आप उसको कच्चे पक्के का बेच दें। लेकिन
अभी तक चल रहा है, जहाँ कई जगह चैरिटी कमिश्नर है ही नहीं, तो इसलिए चल रहा है। लेकिन जैसे बॉम्बे में पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट है, अहमदाबाद में है, वहां तो अप्रूवल के बगैर सेल ही नहीं कर सकते, वहां तो कर ही नहीं सकते जहाँ पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट है। A registered trust received donation more than 50,000 from the same donor in case, what will be the impact on the trust? दोबारा बोलिए। A registered trust received donation more than 50,000 from the same donor in case, what will be the impact on the सेम trust? डोनर क्या, आप रजिस्टर्ड है तो फिर क्या फर्क पड़ता है? अगर अनरजिस्टर्ड है तो एक डोनर क्या है, एग्रीगेट डोनेशन है 50,000 से ज्यादा। अरे आप अनरजिस्टर्ड है तो अनएग्रीगेट है, ज्यादा 1% और मोर देन 1%, वो तो सारों के लिए इकट्ठी है, वो तो आप भूल ही जाओ, वो तो 50,000 से ऊपर एग्रीगेट है। अगर आपकी वैसे रजिस्टर्ड है तो आपको उसकी एग्रीगेट अमाउंट का डिटेल देनी है। A society runs various school, separate balance sheet is prepared for society and separate for each school, but they are not consolidated. Whether the consolidated figure or land and building and other assets, all the books of society. पैन आपके पास अलग अलग है, अगर पैन अलग अलग है तो फिर तो बात ही अलग है। अगर पैन इकट्ठा है तो फिर तो ये सारा कंसोलिडेट करना ही पड़ेगा। ये तो पैन के ऊपर है। इफ यू हैव ए सेपरेट पैन फॉर ईच स्कूल, हैविंग ए सेपरेट चार्टर, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैन एक ही है तो सर कंसोलिडेट तो करना ही पड़ेगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, करना पड़ेगा। Form 10BC for local contribution received only for detail of foreign contribution is also required to be submitted. Any donation received, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डिटेल तो अलग है, वो तो आपका रेगुलर बताना ही बताना है। मैं तो इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। इनकम टैक्स में 10BC में डिटेल देनी है बस, जो भी डोनेशन रिसीव हुई, चाहे वो ATG का बेनिफिट ले या ना ले, आपको तो देनी है डिटेल। Is it mandatory to file annual information of donation even for those institutions who are not registered under section 80G of Income Tax Act? फिर किस बात की, जब 80G में है ही नहीं तो फिर आपको किस बात का देना है? 80G में होंगे तो 80G के लिए 10BC है ना, जब 80G है ही नहीं तो 10BC कहां से जाएगा? 80G में अप्रूवल मिलेगी तभी 10BC देना है। Whether the trust deed contain clause that the trust is irrevocable, point 6 of the form 10A, whether it will be filed yes or no. अगर irrevocable है तो आपको लिखना है yes irrevocable है, नहीं है तो अमेंडमेंट करके डाल दो। Self certified signature on all pages required and trust rubber stamp required on all attachment. किस काम के लिए कह रहे हैं? अटैचमेंट के लिए? जी जी सर, आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन में अगर आप सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी तो लिखा ही है उन्होंने, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी लिखा तो सर्टिफिकेट आप अपने साइन करके अपलोड कर दो, वो तो सर्टिफाइड लिखा ही है, तो अपलोड करने हैं फॉर्म तो फिजिकल भी अब अपलोड करने हैं डिजिटली। सर आपको तो सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी लगानी है। Sir, if anyone give a 1 lakh in donation in cash, can be issue receipt? हमें तो 1 लाख क्या 2 लाख से ऊपर नहीं मिलना चाहिए एक ही टाइम से, एक पर्सन से। तो 2 लाख की 269 ST लगता है। मुझे अगर कैश दे देंगे राजेश जी, वेलकम, मैं रसीद दे दूंगा, लेकिन आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी ATG में। आपको ATG की डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि 2000 से ऊपर अगर है तो वो कैश में अलाउड नहीं है। लेकिन लेने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 लाख 269 ST में लिखा है यू कैन रिसीव मैक्सिमम ऑफ 2 लाख। अगर मोर देन 2 लाख है तो अकाउंट पे ही चेक होगा। सतीश जी कुछ कहना चाहते हैं? सतीश जी बोलो। यार राजीव ने जी में हाथ खड़ा किया था। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं कह रहा मैं सर। अच्छा सर, नेक्स्ट सर आपने नहीं कहा, राजीव जी ने भी हाथ खड़ा किया था। चलो, आई एम अप्रूव्ड एजुकेशन ट्रस्ट अंडर सेक्शन 12A, माय एनुअल रिसीट इज लेस देन 5 crore, can I take benefit under section 1023C provided you are a educational institution और हॉस्पिटल? तो आप यहाँ से निकल के वहां चले जाइए, लेकिन ये बात आ दो जिस दिन 5 करोड़ से ऊपर हुआ तो फर्स्ट टाइम अप्रूवल लेनी पड़ेगी दोबारा। 12A मत करिए, तो वहां चले जाइए। मैं तो कहूंगा 12A में अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई करके री अप्रूवल ले लीजिए, लेकिन 1023C में जा सकते हैं, मना कौन कर रहा है? वहां तो ऐसा कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आप 5 करोड़ जब तक है वहां जाइए, 5 करोड़ के बाद हो तो इधर आ जाइए। Sir, if land and building received in grant or donation, nil cost and building written down value or actual cost shown in form 10A. क्या फर्क पड़ता है रिटर्न डाउन? आपकी तो जो वैल्यू है वो तो उसकी वैल्यू को जो आपने अपनी किताबों में दिखाया लिख दीजिए, और वो लिख दीजिए। आपने तो कुछ दिखाया होगा, 1 रुपया दिखाया होगा, कुछ तो दिखाया होगा, या कॉर्पस में उसकी वैल्यू दिखाई होगी। आज पर बुक्स में करना है आपको, नई चीज क्या है? जो बुक्स में दिखाया वो दिखाइए।
लेकिन डिटेल तो देनी पड़ेगी लैंड एंड बिल्डिंग की। Sir, in case of SMBD Sri Mata Vaishno Devi Shrine Board, which is a charitable trust board, in this case, donation received through online modes, will issue certificate to the donor. But in case of donation received in the head box, what will be the treatment of? वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, वो स्पेसिफिक नहीं है, उसके लिए तो डिडक्शन एटीजी की लेता ही नहीं है डोनेशन। जो बॉक्स में डोनेशन आती है उसकी एटीजी कहाँ से मिलती है? एटीजी के लिए है यार, ये एटीजी में है ही नहीं, तो इसको कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए तो आप नॉर्मल उसको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मानो और ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आप तो उसको अमाउंट वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मानेंगे, डोनेशन नहीं मानेंगे। इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। जिसको एटीजी की डिडक्शन लेनी है उसके लिए जरूरत है ना, उसने आपको। हाँ जी, हाँ जी जगजीत जी बोलिए। ट्रस्ट रनिंग पब्लिकेशन। जग जी का पहले जरा सुनने दो ना। हाँ जी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। इसमें जो भेट बॉक्स वाला है ना, आजकल क्या हो रहा है कि कुछ धार्मिक स्थान पे मैंने देखा है कि उसमें ORM और जो कोड आता है ना सर, QR वाला जो कोड है वो भी लगा दिया गया। तो उसमें जब डिजिटली हम उसको मोबाइल से स्कैन करके पेमेंट करते हैं तो हमारी डिटेल उसमें चली जाती है। उसमें एटीजी हो सकता है सर? नहीं, उसमें तो डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि आपका पास डोनर का नाम एड्रेस है ना। नंबर तो नहीं है, नाम एड्रेस नहीं है, वो अनोनिमस डोनेशन है। और आपको पता है अनोनिमस डोनेशन 1 लाख से या 5% से ज्यादा हो तो टैक्सेबल है जी। सिर्फ रिलीजियस को नहीं है। तो रिलीजियस को तो हम कहते हैं नहीं, रिलीजियस को तो गुप्तदान ही मिलता है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एटीजी लेने वाले के लिए वो रिटर्न भरनी जरूरी है। थैंक यू सर। थैंक यू। Trust running publication in which it is receiving a subscription income, what will be its status? कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सब्सक्रिप्शन है, और वो अगर नॉमिनल है तो अलग बात है, नहीं तो इंसिडेंटल करके भी कर सकते हैं। अटेनमेंट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रस्ट। Apply for ATG in 18-19, but CIT reject the application after this. ITAT instruct to CIT to grant ATG, but till now CIT has not issued certificate. Now can we apply fresh? और आप तो जाके वहां प्रेस करिए कि हमें दीजिए, नहीं तो हमें अप्लाई करना है, वहां करिए ना। अभी तक तो आपके पास सर्टिफिकेट है नहीं, अभी तक तो अप्रूवल का नहीं है, तो आपको कैसे अप्लाई नहीं करना पड़ेगा? फिर तो करना पड़ेगा, आपको तो लेना पड़ेगा जाकर टू गेट दिस डन बिफोर 30th June, so that you can make an application for renewal. नहीं तो फिर फर्स्ट टाइम अप्रूवल के लिए जाना पड़ेगा, और जब वो आएगी तब देखना पड़ेगा। पेंडिंग एप्लीकेशन के लिए कोई लिखा नहीं है उन्होंने। Next question. If we make 3 modifications to trust deed during 3 different months, should we apply for registration 3 times? अगर वो ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट है, नॉट फॉर द पर्पस फॉर विच यू आर एस्टैब्लिश, तब तो हर महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन आपको दोबारा अप्लाई करना है 10 AB में। लेकिन अगर वो नॉर्मल है मॉडिफिकेशन विच इज नॉट अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट फॉर विच यू आर एस्टैब्लिश, तो नहीं करना। एक सेकंड सर, ये रिपीट है क्वेश्चन, मेंबर ने दोबारा से डाल दिए हैं। Is the receipt of RWA taxable when all the receipt are from members only? क्या बातें कर रहे हैं, तो म्यूचुअल एसोसिएशन है यार, इसका कोई चैरिटी वैरिटी थोड़ी है, ये तो म्यूचुअल करेक्टर है एक, इसके लिए तो कोई रिटर्न भी नहीं है। रिटर्न तो तब जाती है जब इस म्यूचुअल एसोसिएशन के पास अदर इनकम, आउटसाइड इनकम अदर देन मेंबर से आती है मोर देन 2,50,000, प्रोवाइडेड ये रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। तो ये तो म्यूचुअल करेक्टर में कुछ नहीं होता है। Sir, what about CSR funds and trust? CSR क्या? CSR funds. तो CSR का मिलेगा, उसकी भी डिटेल जानी है, बात क्या हो गई? उसकी भी डिटेल। Whether hostel में जा रही है? Whether hostel facility by an educational institution falls under incidental to the attainment of the objective of the trust allowed separate accounts to be maintained. Sir, under section 148 amount will matter in trust case if registered now. हाँ जी, Under section 140 नहीं sir, क्या sir 148 amount will matter in trust case if registered now. अगर आप रजिस्टर अब करेंगे और पिछले सालों में आपके पास डोनेशन आई है मोर देन 50,000 रुपीज की, तो वो पुराने केस खोल सकते हैं और वो खुलेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। ये चांस कम है कि वो पुराने केस नहीं खोलेंगे। Receipt below rupees 10 lakh 2 lakh and is expended totally, पता नहीं फिर क्वेश्चन बोला नहीं।
सर मैंने कहा ना, जब पैसा आपको आ जाता है, अब आप रजिस्टर्ड नहीं है तो 56(2)(10) लग जाएगा रिसिपिएंट को। वेयर एनी पर्सन रिसीव फ्रॉम एनी अदर पर्सन, आप इंडिविजुअल HUF नहीं है, कोई भी पर्सन अगर 50,000 से ऊपर का डोनेशन लेता है विदाउट कंसिडरेशन, वो इनकम है उसकी अदर सोर्सेज में, या मूवेबल प्रॉपर्टी लेता है फॉर विदाउट कंसिडरेशन, वो इनकम है, या एडुकेट का लेता है वो इनकम है, उसको टैक्स देना ही देना है। मैं उसमें क्या कर सकूंगा? If clause for irrevocable is not in the trust deed, whether it is advisable to amend trust deed? एडवाइजेबल है, क्योंकि वो मांग रहे हैं कि भाई ये इरिवोकेबल होनी चाहिए, नहीं तो रजिस्ट्रेशन में मिलने में दिक्कत आएगी। ITR 7 asks for 12A registration number even if I want to go for 1023(3). नो, गलत कह रहे हैं। ये कोई फॉर्मेट ये पढ़ रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर जो प्राइवेट वाला, वहां पर टिक करना पड़ता है अंडर विच सेक्शन यू आर फाइलिंग ए रिटर्न। वो आएगा 1023C आएगा या 1112 आएगा, वहां टिक करेंगे अपने आप पता लग जाएगा। फिर क्यों मांगेगा वो? आपने फॉर्म पूरा भरते नहीं है, इसलिए ये चीजें दिमाग में आती। Autonomous body registered under Society Act providing management development program for government officer be called as educational institution or for exemption? ये कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं होती, कोई ट्रेनिंग के लिए हो, ये नॉर्मल कमर्शियल एक्टिविटी है। वो तो कोई रिकॉग्नाइज कोर्स होना चाहिए, रिकॉग्नाइज सब चीज होनी चाहिए, तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आता है। The original author of the trust has been lending lot of money to the trust to meet the day-to-day expenses over a period of year. Now he wants to extinguish his claim over the loans he has lent. How can this registered trust deal with this? देखिए, जो उसको लोन दिया है, लोन को कन्वर्ट करके उसको डोनेशन माने तो फिर वो डोनेशन देगा, और क्या होगा? He doesn't want to take back, that this should be treated as donation. Whether corpus fund and general fund will be taxable under section 115 TD. 115 TD कह रहे हैं ना? हाँ, yes sir. अगर आपका ट्रस्ट का कैंसिल हो गया और आपको दोबारा आपको वो रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अपील भी हार गए, तो ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स माइनस लायबिलिटी पे आपको टैक्स देना ही देना है। वो तो लॉ है, वो तो टैक्स देना ही पड़ेगा। Can revised form 10A be filed to rectify the mistake in the original form? दोबारा बोलिए। Can revised form 10A be filed to rectify the mistake in the original form? लिखा नहीं हुआ, आप लिखा तो कहीं है नहीं है, लेकिन आप 10A को अपलोड करके लिख दीजिए कि साथ में कि भाई the other may be treated as withdrawn, तो हो सकता है, लिखा कहीं नहीं है लॉ में। Whether separate ledger accounts should be kept for a general fund and corpus fund? You have to maintain separate books of account for incidental activities. ये तो लॉ है। Whether accumulated corpus fund and general fund taxable after withdrawing ATG exemption? Yes, वो तो बताई। अगर आपकी exemption खत्म हो गई तो आपके टैक्स लगना ही लगना है सब कुछ। It is not practical to calculate the details as on date of application. There must be cut-off date, such as 3 months prior to date of application. Please do the needful with CBDT for clarification. अब ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने तो एज ऑन द डेट वो कह रहा है, एक आपने नोट ही तो बनाना है कि ये एसेट है, ये लायबिलिटीज है। कोई ये तो नहीं है कि बिल्कुल कंफर्म्ड है, प्रोविजनली है ना, तो बना दीजिए, क्या दिक्कत है? अप्लाई तो करना है, अप्लाई करिए, जितनी देर करेंगे उसकी डिटेल ले लीजिए, कितने फंड्स आए हैं, क्या हुआ। प्रोविजनल तो हमेशा बनाते हैं हम, तो नई चीज क्या है इसमें? Educational institution getting salary grant. Department in some cases has held that 15% statutory deduction is not allowed. The as 100% grant is to be spent. What is your view, sir? सर मेरा पॉइंट ये है, ग्रांट हो या कुछ हो, क्या ये 50% से ज्यादा ग्रांट है? अगर 50% से ज्यादा है तो आपका कोई 11 लगता ही नहीं है, 15% वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहां पे तो सब कुछ माफ है। अगर अदरवाइज ग्रांट अगर आपकी है 50% से कम है टोटल रिसीट से, तो उस केस में तो टोटल रिसीव करके 15% का टोटल का लगता है, तो आप कहेंगे ग्रांट वाली आई है। कई बार ग्रांट होती है रिफंडेबल, इफ नॉट यूज्ड इट हैज टू बी पेड बैक, तो फिर वो ग्रांट तो टाइड अप ग्रांट है। टाइड अप ग्रांट में 15% नहीं मिलता। Sir, whether temple can be registered as charitable trust and not religious trust? दोबारा बोलिए। Apply for ATG. क्या बोल रहे हैं?
Sir, whether temple can be registered as charitable trust and not religious trust. कहते हैं जब रिलीजियस एक्टिविटी करते नहीं है, ये तो चैरिटेबल एक्टिविटी करता है, और चैरिटेबल एक्टिविटी करके और वो उसके जो ऑब्जेक्ट है वो सारे चैरिटेबल है, रिलीजियस एक्टिविटी सिर्फ 5% है, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव कि रिलीजियस 5% है, वो बड़ा मुश्किल है, तो मानने वाला नहीं है, ATG देते नहीं है। लेकिन आपको पता है माता वैष्णो देवी को भी मिला हुआ है, आपको पता है बालाजी को भी मिला हुआ है, तिरुपति बालाजी को भी मिला हुआ है, अभी राम व्यास ट्रस्ट को भी मिला है, राम जन्मभूमि वाले को। वो आप कहते हैं हम चैरिटेबल, रिलीजियस तो है ही नहीं, हम तो चैरिटेबल, हम तो चैरिटी करते हैं, रिलीजियस एक्टिविटी तो लेते ही नहीं है वो। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन unregistered education society is collecting fees from student and don't receive any donation. It is filing ITR 5 every year in normal way. Is it mandatory required to apply for registration 10A? No problem. वो अगर आप कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, इधर इनकम दिखा रहे हैं, उधर एक्सपेंसेस करा रहे हैं, तो आपके पास कोई डोनेशन नहीं है, तो आप फॉर्म 5 भरिए, लेकिन फॉर्म 5 में आपको पता है मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स लगेगा, जो भी सरप्लस आएगा, बस कोई दिक्कत नहीं। ये चल रहा है, ये तो कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, वो क्या मतलब है, उसमें क्या दिक्कत है? Whether one charitable trust can give donation to other charitable trust? If yes, what is the condition for donor and donee? करंट इनकम का दे सकते हैं, क्यूमुलेटेड इनकम का डोनेशन नहीं दे सकते, करंट इनकम और कॉर्पस के लिए नहीं दे सकते। अगर आप कॉर्पस के लिए डोनेशन देंगे तो आपको एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा, हालांकि उसका कॉर्पस माना जाएगा, आपका एप्लीकेशन नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आउट ऑफ करंट इनकम यू कैन डोनेट द मनी टू द अनदर ट्रस्ट, बट दैट मस्ट बी करंट इनकम, दैट शुड नॉट बी फॉर कॉर्पस। आप नहीं खर्च करेंगे तो उसको खर्च करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर कॉर्पस के लिए देंगे तो एप्लीकेशन नहीं मांगेंगे। Whether Section 8 company is required to register with Charity Commissioner in case of Mumbai Section 8 company? देखिए मुंबई का लॉ मुझे नहीं आता, पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट मुंबई का मुंबई में देखो। I don't know what is covered under public welfare trust. In Form 10A, we have to choose section code for 12A renewal. Please advise which section code to choose, 12A1 A or 12A1. सर मैंने बोला 12A सबसेक्शन 1 क्लॉज AC के नीचे जो क्लॉजेज हैं उसमें I और VI, I है री रजिस्ट्रेशन और VI है फर्स्ट टाइम अप्रूवल। इन दोनों के लिए फॉर्म 10A भरना है, और फिर उसके बाद है सेक्शन 12A1 AC क्लॉज 2I 3I IV V, इनके लिए 10AB भरना है। इसमें एक है रिन्यूअल के लिए 2, 3 है रेगुलर के लिए, 4th है जब ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे, और 6th है 11/7 में इनऑपरेटिव होगा, 5th है वो 10AB। ये है 10-year existing trust receiving grant from government but never registered for 12A nor filed ITR, can it be opened for 148? सर देखिए मैंने आपको बोला उनकी इनकम एग्जेम्प्ट है 1023C3IAB में, उनको ग्रांट मिलती है। ये कुछ साल पहले रिटर्न ऑफ इनकम मैंडेटरी हो गया, पहले तो रिटर्न ऑफ इनकम मैंडेटरी नहीं था, बाकी कंडीशनें तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि रिटर्न ऑफ इनकम मैंडेटरी हो गया है, सिर्फ वो भी एक वॉच करने के लिए कि वो उसी के अंदर कवर हो रहे हैं। लेकिन अभी तक कईयों ने रिटर्न नहीं भरी हैं, तो दिक्कत ये है, मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है, क्योंकि वहां ये नहीं लिखा कि आपको एग्जेम्पशन विड्रॉ मिल जाएगी, वो लिखा यू हैव टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। वो फाइल नहीं करी है, उसकी पेनल्टी लग जाए या क्या करे। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कई हैं जो ने अभी तक, यूनिवर्सिटीज भी हैं, अभी तक रिटर्न नहीं भरे, जबकि कंपलसरी हो गया रिटर्न भरना, लेकिन उसमें क्लॉज नहीं लिखा हुआ कि उसमें क्या होगा अगर रिटर्न नहीं भरे। Next question, a council registered under Delhi Act having registration under section 12A, is it required to apply for re-registration? Why not? When it is 12A, you have to apply for re-registration. If you are under 12A, तो आप any other object of charitable activity में covered है, तो आपको अप्लाई करना ही करना है। A trust has PAN of a firm and is registered under section 12A, filing return and duly assessed, applied for new PAN for trust. FCRA and bank accounts have PAN of firm. Please advise how to apply under new rules. सर आपको जो जी चीजें आपके पास हैं वो डॉक्यूमेंट लगाइए। आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आप जो ट्रस्ट क्रिएट किया उसकी कोई रजिस्ट्रेशन, ये तो होगा ना किस कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिएटेड किया,
सोसाइटी है तो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन लगाइए, ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड लगाइए, ट्रस्ट डीड के जो रजिस्ट्रेशन कराया रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट के पास वो कराइए। आपके पास सेक्शन 8 है तो मेमोरेंडम आर्टिकल दीजिए और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दीजिए। ये कागज तो आपको है ही आपके पास, ये तो सब लगाने ही लगाने हैं, इसमें क्या दिक्कत है? Can yoga trust covered under 1023C? No, yoga is not covered under 1023C, it is covered under 1112. Is any registration needed for institution covered under section 1023BBA, religious institution governed by government? सर आपको एक चीज मैं बता दूं, आप सेक्शन 139 सबसेक्शन 4C में जाइए, वहां पर एक लिस्ट दे रखी है जिनके लिए रिटर्न ऑफ इनकम मैंडेटरी है, बाकियों के लिए रिटर्न ऑफ इनकम मैंडेटरी नहीं है। हाँ, कई जगह पर वो लिखा है कि अप्रूवल लेना है, रिटर्न मैंडेटरी नहीं। ESI ट्रस्ट, प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट, रिकॉग्नाइज के लिए कोई, ग्रेचुइटी ट्रस्ट के लिए कोई रिटर्न नहीं है ही नहीं रिटर्न इनकम। 10 सेक्शन 139 सब सेक्शन 4C में जाकर आप डिटेल दे लीजिए कौन कौन से सेक्शन 10 के सेक्शंस हैं जिसमें रिटर्न मैंडेटरी है। Trust is 30 years old and we have not figure of various building and different location in the balance sheet of the trust. How we can segregate value of building? ये चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे से पूछ रहे हैं, मैं इसमें क्या बताऊंगा यार? जो आपने किया है आप भुगती है, मुझे क्या पता क्या उसकी डिटेल है। सारी डिटेल अगर आएगी मेरे सामने तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप लगा के उसका काम बना दो ना, उसे करवा दो। अब ये तो वो रिटर्न में भर रहे हैं, फिर मेरे से पूछ रहे हैं, बताइए। Sir, is running a Veda पाठशाला educational activity or religious activity? कौन सी पाठशाला? वेद पाठशाला। वो कोई रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है तो वो दे देंगे, अगर रिकॉग्नाइज नहीं है तो नहीं देंगे। Sir, if a trust society receives some shares in a listed company as donation, can the 1 year from the end of the financial year आपको इसको कन्वर्ट करना है 11/5 में। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम डाल दी है कि अगर आपको रखना है तो 11/5 में रखना है, और शेयर तो 11/5 में होते नहीं। तो मैंने इनको सवाल कहा कि मुझे अगर डोनेशन शेयर्स की मिली, आपने कह दिया 11/5 में रखो, और दूसरे सेक्शन में लिखा है कि 1 ईयर के अंडर आपको जमा उसको कन्वर्ट करना है, तो इसको तो बताओ। कहते इसको क्लैरिफाई कर दे, वो करेंगे क्लैरिफाई कि विद इन 1 ईयर करना है कि 11/5 में ही रखना पड़ेगा शुरू से। If that name of trust is to be changed and nothing else, will it have to be file fresh application for registration? सर देखिए, नेम चेंज करने में फ्रेश एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की क्या है, आपको उसको बताना तो पड़ेगा ही ना कि भैया ये नेम चेंज करके मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चेंज करा, पैन नंबर आपने अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई करी, तो आपने क्या किया है? ऐसा तो कोई लॉ में लिखा नहीं है कि नाम चेंज है तो आपको वो उसके लिए फ्रेश फॉर्म 10A भरेंगे तो लिख दो री अप्रूवल दे दो जी इसके अंदर, और क्या करोगे? री अप्रूवल वाली बात ही होगी, और क्या होगा? अंडर नेम रजिस्टर्ड, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ये मुझे एग्जैक्टली नहीं बताया मैंने। हाँ जी। मंदिर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 and 80G, कलेक्शन इन द बॉक्स, मंदिर डोनेशन 4 लाख, रेंटल इनकम 15 लाख, मंदिर पेइंग टैक्स ऑन रेंटल इनकम एज वेल एज ऑन 4 लाख आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस, इज इट करेक्ट? नो, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो करेक्ट नहीं है। रजिस्टर्ड है सर, रजिस्टर्ड है। 11/5 में जाके एक पैसा भी खर्च नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 56(2)(10 में आ जाएगा। अगर वो जो अमाउंट, हाँ जो रेंट वगैरह आया वो 11/5 में लग जाएगा, लेकिन जो डोनेशन आई वो तो पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। Where will the money go after payment of tax under section 115 TD? Will it go to settler or trustee? सवाल ही पैदा नहीं होता। पब्लिक एट लार्ज, आपका कुछ नहीं है। आप जो मर्जी कहते हो, मेरा कॉलेज, मेरा स्कूल, मेरा वो आपका नहीं है, वो पब्लिक एट लार्ज का है। आप या तो डोनेट कर दो दूसरे किसी इंस्टीट्यूट को उसी सिमिलर टाइप का, नहीं तो सरकार ले जाएगी। ट्रस्ट हैज गॉट प्रोविजनल, कोई लेना देना नहीं है, वो अलग लॉ है, ये अलग लॉ। Trust has got provisional registration and recognition under section 12AB ATG. Can donor claim ATG for donation given despite provisional registration? Even if later on cancelled, उसको मिल जाएगी। If corpus fund applied and in next year returned back, could you please explain again? मैंने बोला सपोज आपके कॉर्पस में 50 लाख पड़ा है, आपने इस साल खर्च कर दिया,
ये एप्लीकेशन नहीं है। 20 लाख खर्च कर दिया, एप्लीकेशन नहीं है। अगले सालों में नई इनकम आई और वो 20 लाख रुपए जो खर्च किया था आपने वापस कॉर्पस में वापस डाल दिया, तो अगले साल वो एप्लीकेशन माना जाएगा नई इनकम का। नई इनकम का एप्लीकेशन, पुरानी का नहीं। जो नई इनकम आई उसको हम कह देंगे कि हमने कॉर्पस को वापस कर दिया, इसलिए ये एप्लीकेशन। The next question. RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ has instructed to every district to obtain PAN. In this case, whether every district may apply in Form 10A separately. मुझे नहीं पता आरएसएस को 10A मिलता है कि नहीं, चैरिटेबल मानी गई है तो जरूर करना पड़ेगा। मैं एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हूँ। अगर सेपरेट पैन नंबर है और पहली बार अप्लाई करेंगे तो प्रोविजनली मिलेगा। अगर तो अलग अलग पहले एक ही बारी में करा तो वो रिन्यूअल है। अब आप नया पैन लेकर नई एप्लीकेशन डालेंगे तो आपको तो वही मिलेगा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। फिर उसके लिए क्योंकि चैरिटेबल एक्टिविटी चल रही है तो आप अप्लाई कर देना रेगुलर के लिए दोबारा। In a charitable trust, if donation received more than 2.5 lakh and expended and return not filed, trust made 2 years back, any problem? 2 लाख से कम है तो फिर कोई बात नहीं है। 2.5 लाख से कम है तो 2.5 लाख तक तो माफी होता है ना। जी सर जी। Oral trust and trust having sole trustee, there is no trust deed and no registration with charity commissioner. All such trusts are already registered under section 12A and filing IT return. What documents to be submitted? उन्होंने कहा जो एविडेंस है आपके पास, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इफ देयर इज नो इंस्ट्रूमेंट, कोई तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो दीजिए। ये कैसे क्रिएट किया हुआ है? ये मेरे को तो पहली बार पता लगा कि ओरल ट्रस्ट को 12A दिया हुआ है। मेरे तो नॉलेज में नहीं है ऐसा कि 12A ओरल ट्रस्ट को दे दिया हो। कोई ना कोई डॉक्यूमेंट लगाया होगा, वही डीड है। लॉ है कि अगर ओरल ट्रस्ट को कोई बना हुआ है तो 3 महीने के अंदर इंस्ट्रूमेंट दे दो कोई डॉक्यूमेंट्री, तो वो मान ले जाते हैं उसको रजिस्टर्ड ट्रस्ट। तो इसलिए वो दिया होगा उन्होंने। Trust have branch in other state. Are there any complaints to shown in the income tax and register? दोबारा बोलिए ग्रांट। Trust have branch in other state. Are there any complaints to show in the income tax and registrar? मुझे इनकम टैक्स का पता है। इनकम टैक्स में तो एक ही लॉ है ना पूरे इंडिया का एज ए होल, तो वो जो भी आएगा वो डिटेल देनी है। बाकी तो अलग अलग स्टेट की जो रूल होगा वो स्टेट फॉलो करेगा। If the trust is registered for more than 3 years but for some reason does not have accounts for 3 years, then what is to be done? तो आपको पहले सालों में एग्जेम्पशन कैसे ली थी आपने? अरे आपने रिटर्न तो भरी होगी, आप रजिस्टर्ड हैं तो एग्जेम्पशन नहीं मिली, कुछ तो कर ही होगा। आपने अकाउंट तो बनाए होंगे, रजिस्ट्रेशन का आपने अप्लाई तो किया होगा ना। क्या है, कोई तो रिकॉर्ड बनाया होगा। रिटर्न कैसे भरी अगर रजिस्टर्ड है तो? या तो भूल जाए, नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई करें, नहीं तो पुराने रिप्रूवल के लिए तो आपने रजिस्ट्रेशन तो अप्लाई की होगी, तो अकाउंट्स भी देने पड़ेंगे। Educational trust under section 12A, capital gain under section 45 to 54 needs to calculate for sale of building. दोबारा बोलिए, मैंने सुना। Educational trust under section 12A, capital gain under section 45 to 54 needs to calculate for sale of building. कोई 45-54 नहीं मिलता चैरिटेबल ट्रस्ट को। वो जो जितनी भी आया वो उसकी कैपिटल गेन जो आया और जो प्रिंसिपल अमाउंट आया उसको अप्लाई करना है। वो तो वही है, इनकम है। कैपिटल गेन इज एन इनकम कवर्ड अंडर 11(1), वो तो अप्लाई करना पड़ेगा। कोई इसका लिए वो नहीं है कि आपको कह दे कि किसको एग्जेम्पशन 54 की दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। चैरिटेबल वो इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलती है, चैरिटेबल को नहीं मिलती है। If trust is registered under 12A earlier but ATG has not been applied for earlier, Form 10 is filed separately for both. What is the time limit for filing permanent approval? री रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। पहली बार अप्लाई कर रहे तो वह प्रोविजनल मिल जाएगा आपको। एटीजी का 10A सेपरेटली अप्लाई करिए और एटीजी वो सेपरेटली अप्लाई करना है, आपको पता ही है। If we take registration under section 12A of educational trust but receipt less than 5 crore, can we take benefit under section 23? I told you yes, provided you don't have any other activity except the educational or a hospital. Sir, now over to Satish Goel ji. आपने कहा जो कॉर्पस फंड आया उसको 11(5) में रखना है। 11(5) में एक स्पेसिफिक जो भी इन्वेस्टमेंट है वहां पैसा इन्वेस्ट हो गया। अब जब पैसा इन्वेस्ट हो गया तो उसे यूज अप्लाई कैसे करेंगे? हमने नॉर्मली उसमें पर बैंक में रखा है तो बैंक से तो निकाल सकते हैं। पहला पॉइंट। एक एफडीआर में रखा तो एफडीआर कैश करा सकते हैं।
यूनिट में रखा तो यूनिट को कैश कराकर आपने अप्लाई कर दिया, पैसा तो चाहिए, उसको वैसे करेंगे। मतलब एक बार आपने 11.5 में रख दिया, वो आपकी कंडीशन पूरी हो गई, उसके बाद विड्रॉ करके फिर आपने नॉर्मल खर्चा कर लिया। ओके, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। Thank you, sir. More than 181 question answered. I think now there is no question left. और गुरुजी से फिर अगेन हमारी रिक्वेस्ट है कि सर जो हमारी रिक्वेस्ट है आप पद्म श्री के लिए मान जाएं सर आपके, और आप अप्लाई कर दें। आप ऐसा कीजिए, अभी हमारा आप लोगों से प्यार ही हमें पद्म श्री दिलवाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान मत हो। राजेश जी थोड़ा थोड़ा मुझे और भी कोई अच्छा काम करने दो, ये ना हो कि गए थे ईद मनाने रोजे गले पड़ जाए। पर एक इसमें क्वेश्चन है, जिसको भी मतलब जो भी जैसे आप आपकी बात कर रहे हैं, नॉर्मली अपने आप कौन नॉमिनेट करने की बात करता है? मुझे नहीं पता, ये राजेश जी बता रहे हैं। मुझे नहीं किसी ने कहा, हम सबको मिलके लगा देना चाहिए एप्लीकेशन। गोयल साहब उसमें ये है कि पहले ना जो सेल्फ एक प्रपोज करना पड़ता है अपने आप को, उसके बाद ये सारी प्रोसेस शुरू होती है। एनीवे रिकमेंडेशन आती है, मुझे नहीं पता है, ये मुझे भी बताया गया और राजेश जी ने भी कंफर्म किया, पर मेरे को पता नहीं है। वो कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में कहीं अप्लाई करना पड़ता है, हमें तो पता नहीं। अब तो बाबा रामदेव जी ने भी हाँ भर दिया कि सर आप, और रामदेव जी ने ये थोड़ी कहा कि मैं पद्म श्री का लिए आपका अप्लाई करूंगा, मुझे पता ही नहीं है। एनीवे डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, पर ये हम कंफर्म कर रहे हैं सर, मिलना जरूर चाहिए, भारत रत्न भी मिलना चाहिए जैसा। बस करो सर, बस करो सर, इतना ही रहने दो मुझे, जहाँ जमीन पे रहने दो, ऊपर मत लेके जाओ। एनीवे सर बेटर है सर, एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ सर, ग्राउंडेड। चलिए चौधरी साहब कुछ कह रहे हैं सर। चौधरी साहब सर उस दिन आपके लेसन से लेक्चर्स जो हमने सुना था, उस चक्कर में सर हम कोर्ट में बच गए। I explained to the judge what is the difference between a normal HUF in the Hindu law and the concept of HUF under the Income Tax Act. उसके थोड़ी देर जज सुनने के बाद बोला you have a detailed knowledge about HUF, मुझे और समझाओ। मैंने कहा सर इससे ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा, जितना सर ने समझाया उतना ही समझा पाऊंगा आपको। सर किसी को कुछ नहीं पता है, ये मैं बता दूं, चल रहा है चलने दीजिए। कई जजमेंट आती है जो हिंदू लॉ के हिसाब से आ जाती है, हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से नहीं आती, बहुत जजमेंट ऐसी। सर उस दिन तक इंटरेस्टिंग केस देखा, मोहम्मद इस्माइल एंड कंपनी HUF। हाँ वो भी है। सर एक जो क्वेश्चन है कि विवाद टू विश्वास में जो 125% लगा दिया था, जो 25% स्टे अभी नोटिफाई नहीं हुआ है। नहीं वो जो है वो तो अपने अप्लाई कर दो, अपना फॉर्म 3 चेंज करवा लो। अब फॉर्म 3 चेंज नहीं होता तो बाद में कर देंगे, वो डोंट वरी। वो मैं समझ गया, आप वो कह रहे हैं जो कोर्ट की जो इन्होंने मान लिया कि 100% लगेगा, वही बात कह रहे हैं ना, जो सर्च केस मानकर सर, जो सर्च केस मान करके 125% लगाया है इन्होंने। वही तो कह रहा हूँ ना सर, वो तो कमिश्नर के पास जाइए डेजिग्नेटेड की, वो फॉर्म 3 चेंज कर देगा। नहीं तो आप उतना पैसे जमा करा के लिख दीजिए कि भाई बाद में चेंज कर देंगे, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर चुके हैं वो बात को। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। विड्रॉ हो गया वहां से। चलिए गुरुजी, फॉर्म 3 पहले VSVS का आया था 125% वाला, वो साइट में से उन्होंने हटा दिया है सुओ मोटो, और नया तो बात खत्म हो गई, फिर तो बात ही खत्म हो गई। और वो पेंडिंग दिखा रहा है कि पेंडिंग, अभी फॉर्म 3 इशू नहीं हुआ उस केस के अंदर। तो फॉर्म 3 दोबारा अप्लाई दे देंगे वो, नहीं तो आप कांटेक्ट करिए ना। आजकल तो वो आगे पीछे घूम रहे हैं, वो देंगे आपको फॉर्म 3 तो। थैंक यू सर, एंड ओवर टू सुनील धमीजा जी फॉर वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू वेरी मच सर। हाउ डू वी थैंक यू, हमारे पास तो शब्द ही नहीं है, लेकिन the way you have explained the law and remove all the doubts of all the participants, almost 180 exceeding that, is really excellent. और that shows के आने वाले टाइम में और अभी आपके पास कितना ऐसा मटेरियल है कि आप हमें गाइड करते रहेंगे। We are always looking towards you for the guidance in future also. Thanks a lot. Always welcome sir, always welcome. Thank you sir, thank you sir, thank you, all the best. Take care, thank you sir, thank you, take care, stay healthy sir, stay healthy. Thank you sir, thank you very much.